ये हिंदुओं को तो आप राखी पे कह दोगे कि भाई राखी आ रही है और लेदर गाय का फोटो दिखाते हैं, राखी दिखाते हैं, डोंट सेलिब्रेट ये लेदर वाली राखी, और इस तरीके से आप कर देते हो। तो और वहाँ पे जो कट रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाते हो। और फिर जब इनकी सुताई होती है ट्विटर पे, हमारे साथ चक्कर क्या है ना, हम बस ट्विटर पे बोल पाते हैं, वो पूरा झुंड बना के आ जाते हैं। बाबर एक पैराग्राफ में आ गया है और उसको क्या बोला है, रूथलेस, राइट? बड़े डर के बोला है रूथलेस भी। आपने पढ़ा रूथलेस कैसे बोला है? हाँ। सम अकाउंट्स स्टेट दैट ही इज, अरे भैया वो खुद अकाउंट है उसका वो खुद जलवे से बोल रहा है। अच्छा, मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं आपसे बताऊं, ये अकबर और इन सब का तो इतिहास हम चाहते ही आए, मेरा बड़ा मन है ये जो मॉडर्न इतिहास है ये जरा सही से सामने आए कि सैफ अली खान के फादर कौन थे। अगर आप इनसे जवाबदेही लेना स्टार्ट कर दोगे ये आपको खा जाएंगे। खा जाएंगे, ये सिस्टम आपको खा जाएगा। क्योंकि वो बाबू जो ऊपर बैठा है ना, वो भी नहीं काम करना चाहता। आप तो चलो आपने डेंजर समझा और किया, ओखला में अभी पानी भर गया, तारे वारे गिरी हुई, लोग वहीं स्विमिंग करने लग गए। लोगों ने कहा लोग, अब आप उनको क्या बुद्धि दोगे कि भाई ये खरा है? वो कहेंगे यार ये हमें मस्ती नहीं करने दे रहा, हम जहाँ स्विमिंग कर रहे हैं नेगेटिव बातें कर रहे हैं यहाँ, कि हम मर सकते हैं बिजली से। तेरे नाम आई थी, तेरे नाम के बाद मतलब मैंने देखा था वो क्रेज, पर लोगों ने ना बाल किए थे वैसे। यहाँ तो मरने के किनारे पहुंच गए लोग, कह रहे जीना ही नहीं है मुझे, सीपीआर चाहिए इन्हें अब। हद ही हो गई है। मैं ना एक वो पढ़ रहा था, एक बंदी है उसने एक बुक लिखी है मेन डोंट क्राई। अच्छा। उसने एक बुक लिखी है मेन डोंट क्राई, अच्छी बुक है, ठीक है। तो उसके बाद वो लड़की खुद आई और उसने कहा कि देखो ये जो मैंने बुक लिखी थी ना, ये केवल मिलेनियल्स तक फिट थी, जेनजीज के मेन डू क्राई, वो लड़कियों से ज्यादा रोते हैं। बहुत रोते हैं भाई, वो धड़धड़ा के रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो हामिद अंसारी भाई साहब, वो लेजेंडरी वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ना हमारे जो रॉ एजेंट्स थे, उनकी फाइलें दे दी पाकिस्तान को, ईरान को। ये देखो ईरान में ना हमारे रॉ के ये लोग हैं, देख लो आपको क्या करना है। एक रॉ एजेंट वहां पे या तो पकड़ा गया या मारा गया। पंत इज अ कैरेक्टर, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। कैरेक्टर्स की यार बहुत कमी हो गई है क्रिकेट में, मुझे तो लगता है अब आने चाहिए। जो हम लोग जब बड़े हुए बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते थे तब, है ना? तब ये सब मैग्रा, ली, ये सब देवर, शेन वॉन, गिलिस्पी। शेन वॉन वाज अ कैरेक्टर भाई, शेन वॉन, आई मीन व्हाट अ कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर्स अब मिसिंग लगते हैं। तो इफ देयर इज वन कैरेक्टर भाई, सेलिब्रेट हिम। तो नमस्कार दोस्तों, बिंदास बकैती के अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं और आज हम प्रीडोमिनेंटली 3 टॉपिक्स को कवर करना चाहेंगे यहाँ पे। एक तो एनसीईआरटी में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे, दूसरी हम बात करेंगे जो 12 लोगों को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा यार, हाई कोर्ट ने छोड़ा है, हाई कोर्ट ने छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा दिल्ली के, दिल्ली में नई सरकार ने कुछ किया है नहीं किया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं करण भाई साहब। थैंक यू जी, थैंक यू, आपकी जनता को प्रणाम। हाँ, तो प्रणाम के बाद अब एनसीईआरटी में ये तो बवंडर मचा दिए हैं भाई साहब। कैसे, मतलब कैसे देख रहे हो आप इसको? लिबरल कबाल तो पूरा बावला हो चुका है। राजदीप सरदेसाई ने क्या क्या बोल दिया। वो एक जो है वो है असली, तो क्या नाम उसका, रुचिका शर्मा नाम है, क्या है, क्लीव हिस्टोरियन खुली छूटी हुई है। रुचिका शर्मा ने ना एक बार बहुत बोल्ड वे में, आज से करीब 1-1.5 साल पहले ना, उसने कहा हिजाब जो चीज़ है ना, दैट इज ऑल्सो रिग्रेसिव। उसने बड़ी हिम्मत दिखा के हिजाब के बारे में बात करी। ऐसे पड़ी उसको, ऐसी लठे पड़ी उसको ट्विटर पे, इकोसिस्टम से उसका दिमाग सही हो गया। उसने कहा भाई अब नहीं इनको टारगेट करना, अब मेरा टारगेट सिंपल है, हिंदू को टारगेट करो भाई। वो बेवकूफी नहीं करनी जो पेटा ने करी। आपको पेटा की बेवकूफी याद है कि नहीं याद है? आपको पता है ना? वो गजब है। वो तो 2014 ईद पे चले गए और उन्होंने वो लगा दिया और एक लड़की वड़की भी भेज दी कि नहीं 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 नहीं, अरे मत काटो। तो बड़ा मजेदार किस्सा, एक महिला थी, उसका नाम था बेनजीर, ठीक। वो सामने आई
और ग्रीन कलर का हिजाब पहना हुआ उसने कि भाई हम वेजिटेरियनिज्म और ग्रीन सब प्रमोट करेंगे। और कहाँ पे कर रहे हैं ये? भोपाल में। भोपाल वो कौन सी इनकी मस्जिद है जो सबसे ताजुल मस्जिद या क्या नाम है उसका, तवज्जुल। और वहाँ खड़े होके इसने ज्ञान देना स्टार्ट किया। अब जब इसने दिया, ये इल्म देना स्टार्ट किया, सॉरी ज्ञान क्या, हाँ, जब इल्म में इजाफा किया इसने, तो जो पीछे लोग थे ना इसके, इसको लग रहा था मेरे पीछे हैं, बिल्कुल फिल्मी सीन था ये, इसको लग रहा है मेरे पीछे लोग हैं। पब्लिक का रिएक्शन देख के पीछे वाले सब गायब हो गए। हाँ, 4-6 पुलिस वाले थे वो भी गायब हो गए। एक पुलिस वाला है, उसने कहा भाई यहाँ तो रैप्टे पढ़ने जा रहे हैं, इसका दिमाग सही है, ये इनको ज्ञान दे रही है। हाँ, फिर वो लेके इसको भागा। अंत में उस पुलिस ऑफिसर का क्या है, आप पढ़ना अगर, वो कहता है मैंने इसको बचा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। उससे कह रहे थे आप लोगों ने सुरक्षा दी, अरे सुरक्षा मारो गोली, ये बच गई इसी में, खुशी मनाओ। उसके बाद से इन्होंने कभी ये इल्म नहीं दिया। इसके बाद से इन्होंने ट्विटर तक पे नहीं इल्म दिया। हाँ, तो वो प्रोटोकॉल्स में आ गया होगा, कंपनी के प्रोटोकॉल्स में। इस पे कुछ नहीं बोलना भाई। इनको नहीं बोल सकते भाई। हाँ, ये हिंदुओं को देंगे, ये हिंदू तो सुनते हैं, ये सीधा ये हिंदुओं को तो आप राखी पे कह दोगे कि भाई राखी आ रही है, और लेदर गाय का फोटो दिखाते हैं, राखी दिखाते हैं, डोंट सेलिब्रेट ये लेदर वाली राखी, और इस तरीके से आप कर देते हो। तो और वहाँ पे जो कट रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाते हो। और फिर जब इनकी सुताई होती है ट्विटर पे, हमारे साथ चक्कर क्या है ना, हम बस ट्विटर पे बोल पाते हैं। हाँ, वो पूरा झुंड बना के आ जाते हैं। एनसीईआरटी में भी जो चेंजेस हैं, जो बात हुई है, वो कितने डिफेंसिव हैं अभी भी चेंजेस जो हैं। आप मतलब क्या उनको कोई बहुत बोल्ड चेंज मानते हो? आप कैसे देखते हो इसको? यार मेरे हिसाब से डिफेंसिव आप कह सकते हो, बट जैसे ना ये बहुत नीडेड चेंजेस थे। और अब क्या है ना कि मतलब बहुत छोटी शुरुआत है, बहुत लेट, मेरा ये कहना है। ठीक है, 11 साल के बाद आपने जो किया वो ये किया। उसमें डिस्क्लेमर डाल रहे हैं, इनका आज वालों से कोई लेना देना नहीं है। इनका ये नहीं है। डरे हुए हैं अभी भी लिखने में कि भाई सही लिख रहे हैं हम। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो मुगल्स थे उनके ऊपर, हर मुगल के ऊपर एक चैप्टर हुआ करता था पहले। हाँ, जब मैंने बचपन में पढ़ा। बिल्कुल। और उससे पहले क्या था, जो इस्लामिक सल्तनत थी मुगलों से पहले, उनके ऊपर भी पूरे चैप्टर्स थे। मतलब हर के ऊपर तो नहीं था, पर वो इस्लामिक सल्तनत के ऊपर बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया, इन सब के ऊपर खिलजी और क्या नाम है, कुतुब मीनार इसने बनवाया, ये मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर ये सब गुलाम वंश आया, फिर ये इस तरीके से पूरा चलता था। और उसके ऊपर भी पूरे चैप्टर्स हमें पढ़ने को मिलते थे। ठीक है, तो इट्स अ वंडरफुल स्टेप, जिसके अंदर मुगलों का जो महिमा मंडन है, या फिर इस्लामिक सल्तनत का जो महिमा मंडन है, उसको घटा के पैराग्राफ्स में कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, महिमा मंडन तो हटाया, ये बाबर तो आ गया, बाबर एक पैराग्राफ में आ गया है, और उसको क्या बोला है, रूथलेस, राइट? बड़े डर के बोला है रूथलेस भी। आपने पढ़ा रूथलेस कैसे बोला है? सम अकाउंट्स स्टेट दैट ही इज, अरे भैया वो खुद अकाउंट है उसका। वो खुद जलवे से बोल रहा है। हाँ, इसका आज के लोगों से कोई लेना देना नहीं। अभी मैं एक डिबेट पे था, आपको बताऊं, तो उसने कहा देखिए उसमें डिस्क्लेमर है, इसका आज वालों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा एक बात बताओ भाई, राहुल गांधी गया था इसकी कब्र पे, इंदिरा गांधी गई थी, और इंदिरा गांधी ने, नटवर सिंह की किताब है वन लाइफ इज नॉट इनफ, ठीक, उसमें नटवर सिंह ने लिखा कि जब इंदिरा गांधी गई वहां, तो इंदिरा गांधी ने नटवर सिंह से कहा कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सी एक महान आत्मा के मैं प्रेजेंस में हूँ, मुझे कुछ स्पिरिचुअल फील हो रहा है। औरंगजेब के बारे में, अरे बाबर के बारे में, जब बाबर की टूम पे गई है, अरे भाई, ये राम मंदिर नहीं गए इनमें से कोई भी, बाबर की टूम पे इंदिरा गांधी को कुछ रूहानी महसूस हुआ है। बिल्कुल मस्त हो गई थी इंदिरा गांधी। ये नटवर सिंह ने लिखा है, हाथ ऊपर करके डांस करते हैं, वो तो नहीं करने लग गई थी। वैसे ही हालत थी इसकी, बिल्कुल ये फील कर रही थी कि बट मैं एक बात सोचने वाली है ये। अभी इस पे तो आते हैं, जरा थोड़ी सी इसको पीछे लेके जाते हैं, जो हमारा भारत का महान इतिहास लिखा गया है, जरा वहां से शुरू होते हैं एक चीज पे। तो ये लिखा किसने? पहली बात तो जो मेन इसके कर्ता धर्ता थे, ताराचंद, जो नेहरू के द्वारा बनाई गई काउंसिल के हेड थे, दैट वाज ताराचंद। इट वाज सपोज्ड टू बी आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार हेड थे उस काउंसिल के। आरसी मजूमदार, ये 1952 की बात है। 52 में जब आरसी मजूमदार ने पहला वॉल्यूम रखा सामने, इनको निकाल दिया गया। निकाला क्या गया? उनको कहा गया कि भाई साहब ये जो आपने लिखा है ये
चेंज करके ये लिखो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम तो ये नहीं लिख सकते क्योंकि फाइंडिंग्स तो ये कहती हैं, तो ये ही लिखा जाएगा, जो फाइंडिंग्स है एक्चुअल हिस्ट्री है वही लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बदल के ये लिखो। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं रिजाइन कर देता हूं। ही वॉज क्रिटिकल, ही वॉज नॉट क्रेजी कि गांधी नेहरू नहीं दिलाई है हमें आज़ादी। ही वॉज वेरी क्लियर कि भाई रिबेलियंस जो अलग अलग हुए, रेवोल्यूशनरीज चाहे सन्यासी रिबेलियन हो और ये सब, इनका क्या रिलेवेंस था, इसको नमस्ते कर दी इन्होंने। इसमें सबसे बड़ा जो इनका पंगा पड़ा था वो म्यूटिनी के ऊपर। सबसे बड़ा पंगा उसके ऊपर था। इसने कहा, आरसी मजूमदार ने कहा कि भाई सिपाही म्यूटिनी जो है, जो ये नेवल म्यूटिनी जो थी, उसमें उसने बहुत बड़ा फैक्टर था। इन्होंने कहा कि नहीं, नेहरू और गांधी लिखो। नेहरू और गांधी था। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, उसके बाद नेहरू ने जिसको बिठाया, वो नेहरू का एक परम चरण चुंबक था, इसका नाम था ताराचंद। ये आपको लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अब ताराचंद कौन था, ये आपकी जनता को भी पता होना चाहिए। वो किताबें लिखता था, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडिया, कि इस्लाम ने भारत पे क्या कमाल का इम्पैक्ट किया। तो उसने एक जेम लिखा हुआ है उसमें, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। उसमें उसने एक जेम ये लिखा है कि जो इस्लाम का प्रिंसिपल था मोनोथेइज्म का, उससे आदि शंकराचार्य इंस्पायर हुए 8th सेंचुरी में। आदि शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांता है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय इस्लाम्स मोनोथेइज्म, एंड ही टुक दिस पूरी कंट्री को। फिर जिस आदमी ने ये बोल दिया, ये बकवास बोल दिया, वो आदमी हेड था काउंसिल का, जिसने कि हमारे देश की नेशनल इंटीग्रेशन के कॉज में हिस्ट्री लिखी। तो दैट इज आवर बेस, हम लोग वहां से शुरू हुए हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर तब कौन थे, तो आप लोग को पता ही है। ऊपर से ना, इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मदरसा चलाना था कि देश चलाना था कि मौलाना को बना दिया। वो नहीं, अगर इसमें मैं एक्चुअली इस मुद्दे पे मैंने भी थोड़ा सा और पुराना स्टडी किया था। तो इसमें क्या था कि जब ये 1857 में सब कुछ सारी घटनाएं हुई है ना, तो उसके बाद क्या था कि इनकी बहुत बजाई गई है, मुसलमानों की बहुत बजाई गई है। उसके बाद अंग्रेजों ने दे बिकम रूथलेस। ठीक है, बाबर की जितने जगह भागे यहाँ से दिल्ली से, और ये देवबंद गए हैं, ये 1857 के बाद ही भागे हैं। तो क्या होता है उसके बाद 1870s में, बिकॉज इनके ऊपर अंग्रेज इतने पीछे पड़ गए थे इनके, कि मुसलमानों के अंदर से कुछ लोग निकलने लगे जो कहने लगे कि भाई हम आपके मित्र हैं, हम आपके दोस्त हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला, क्या नाम है उसका, सर सैयद अहमद सर, तो मैं बोलने का मन ही नहीं होता। हाँ, वो सैयद अहमद खान जो था, उसने फिर ये अलीगढ़ मुस्लिम वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई। और जो अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर से जो ये मोहम्मद हबीब, नहीं, ऐसा था कि ये जो यूनिवर्सिटी थी, इस यूनिवर्सिटी को बनाने का जो पर्पस था अहमद खान का, वो ये था कि यहाँ से हम मुसलमानों को, या फिर मुसलमानों का जो इतिहास है उसको थोड़ा सेक्युलर दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा लोगों के साथ, मतलब जो जैसे औरंगजेब ने खुद अपने बारे में लिख दिया, अकबर ने अपने बारे में लिख दिया, उनको थोड़ा सा ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो फिट इन हो जाए सोसाइटी में। जो ये बोलती है, क्या नाम है, आरफा खानम, स्ट्रेटजी बदलनी है, हमें बस स्ट्रेटजी बदलनी है, हमें आइडियोलॉजी नहीं बदलनी। तो स्ट्रेटजी बदली गई। तो ये अहमद खान ने ये किया, ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अब अहमद खान का एक बंदा था, वो लंदन गया, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं बताता हूँ, मोहम्मद हबीब नाम था उसका। नहीं, मोहम्मद हबीब नहीं था। मोहम्मद हबीब को लंदन में, मोहम्मद हबीब जो था वो लंदन में पढ़ाता था। उसने ऑक्सफोर्ड से पूरी अपनी डिग्री विग्री कर ली थी, सब कुछ कर दिया, वहीं पे पढ़ा रहा था वो। अब सैयद अहमद खान का एक बंदा जाता है लंदन, और वहाँ पे वो स्कॉट करता है इसको, वो था मोहम्मद हबीब को। ये जिसने खिलाफत मूवमेंट चालू की थी ना, अली ब्रदर्स, वो अली, उसमें से एक अली था, मुसल्लियार अली या कौन था, हाँ, उनमें से एक था। तो वो जाता है वहाँ पे और वो इसको स्काउट करता है, और मोहम्मद हबीब को, इरफान हबीब के फादर को। तो ये जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वापस आ जाता है उसके समझाने बुझाने पे, और यहाँ पे आके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने लगता है, रिसर्च वगैरह करने लगता है। अब रिसर्च करता है तो ही वॉज द फर्स्ट वन जो सारा जो बाबर ऐसा था, वो तो इतना इंटीग्रेट करता था लोगों के साथ। औरंगजेब ने तो मंदिर बनवाए थे, पैसा दिया था, ये किया था, ये सब चीजें वहां से शुरू होती है। अच्छा, फिर क्या लिखा गया था कि जो गजनी भारत के मंदिरों को तोड़ रहा था, नहीं, या फिर लूट रहा था, उसका रीजन भारत के मंदिर खुद थे। तुमने पैसा क्यों रखा मंदिर के अंदर? तो ये अब उसमें क्या है, जो उसके बाद आपने जो ये पूरी स्टोरी बताई है कि किस तरीके से इतिहास। सबसे बड़ी बात ना, आप जो बता रहे हो ना, वो तो चलो फिर भी 1 मिनट के लिए समझ आता है, अपना इतिहास बता रहे थे, हम गरीब थे, हम आजाद नहीं थे। एक बार हम आजाद हो गए
तो ये लोग क्यों ये कर रहे थे, मेरा मेन ऑब्जेक्शन ये है। यहाँ पे मैं आपको इसका भी एक रीजन बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को भी समझना। उसका रीजन ये है कि 1915 में गांधी वापस आ गए थे। 1920 तक गांधी बहुत बड़े नेता बन चुके थे। मतलब मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आया कि 4-5 सालों में इतने बड़े कैसे बन गए, बट ठीक है चलो। नहीं, इनकी हिस्ट्री थी, फैमिली हिस्ट्री थी। इनके जो फादर थे वो भी दीवान थे यहाँ पे। ही वाज वेरी रिच आल्सो। बट नेहरू भी नहीं बना था ना इतना बड़ा, तो नेहरू तो कब से लगा हुआ था। वो तो फिर अब दिमाग की भी बात होती है। महात्मा गांधी ने जो वेशभूषा धारण करी, जो एक इंजेक्शन दिखाया कि मैं एक बिल्कुल संत हूँ, महात्मा हूँ, ही वाज वेरी गुड एट पीआर बैक इन द डे। मैं गीता पढ़ता हूँ, मतलब गीता पढ़ने के बाद अभी इस पे आता हूँ मैं, गीता तो महात्मा गांधी ने बेसिकली क्या किया ना, 1920s में जब खिलाफत हुआ, 1919 में शुरू हो गया था खिलाफत और उसके बाद चलता रहा कई सालों तक। तो महात्मा गांधी ने, भाई साहब ने क्या कहा कि हिंदुओं को ठीक है मतलब मार पीट रहे हैं तो कुछ नहीं बोले उसके ऊपर, ठीक है। तो वहां से इन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट करना शुरू कर दिया, खिलाफत को सपोर्ट भी कर दिया। तो मुस्लिम अपीजमेंट यहाँ से शुरू हो गया था प्रीडोमिनेंटली। फिर 1947 में 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसके बाद कलकत्ता में किलिंग्स जो हो रही थी, उसके बाद गांधी कुछ नहीं बोले। महिलाओं का रेप हो रहा तो कह दिया कि भाई रेप हो रहा है तो भाई जहर खा लो, रेप नहीं होगा। एक चीज बोली थी कि अगर हिंदू को मुसलमान मार भी देते हैं तब भी दे शुड नॉट हार्बर एनी हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम। ये जरूर बोला था महात्मा गांधी ने। तो ये खिलाफत में ही बोल दिया था, ये खिलाफत में बोला था। और फिर उसके बाद जब लास्ट में 46-47 में जब ट्रेन्स वहां से पटी हुई आ रही थी लाशों से, पाकिस्तान से सारी भरी भरी ट्रेन आ रही थी लाशों से, तो गांधी जी बोल रहे थे कि अपनी गैदरिंग में 6-8 लाख लोगों की गैदरिंग हो रही थी उनकी, उसमें बोल रहे थे कि भाई मेरे को ना यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं दिख रहा है, हिंदुओं जाओ मुसलमानों को बुला के लाओ और मेरी रैली में ना पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो यहाँ से ना वो अपीजमेंट जो था वो सेट हो गया था। मुसलमान वहाँ जा रहे थे तो इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुम रुको यहीं पे। यहाँ से मेवात से ही जा रहे थे 2-2.5 लाख मुसलमान, तो इन्होंने यहीं पे दिल्ली पे रोका गांधी जी ने। नहीं 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 अरे तुम जाओगे तो हमारा क्या होगा, प्लीज रुको। तो यहाँ से ये सेट हो गया था कि भाई अपीजमेंट तो वे आउट यही है। बहुत कन्वीनियंट था ना ये अपीजमेंट। अगर देखो कि भाई ये एक मोनोलिथ है, ये एक ब्लॉक में वोट हमेशा मिलेगा, पॉलिटिकल कैपिटल। ये तो बटे हुए हैं आपस में हजारों जगहों पे, कभी कास्ट, कभी भाषा, कभी किसी चीज। इनके पास कोई कॉज है नहीं, हमारे पास कॉज है प्रॉपर। तो ये तो था ही बहुत क्लियर। ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि नेहरू ने इनको पूरा फिर उसके बाद अपीज गांधी ने सेट कर दिया था। लोगों के मन में आ गए थे कि हाँ अपीजमेंट तो होना ही चाहिए। इधर से नेहरू ने फिर इसको पूरा यूज किया। बट द फैक्ट कि ये 60-70 साल तक ये चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं आया लोगों को, और इंटेलेक्चुअल्स ने इसको जस्टिफाई किया। मैं विक्रम संपत जी के साथ बैठा हुआ था एक बार, तो उन्होंने बताया कि शशि थरूर नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। भाई शशि थरूर पढ़ा लिखा आदमी है। शशि थरूर कहता है ये जरूरी है करना, ये जरूरी है ताकि मुस्लिम्स का अच्छा चेहरा दिखे और एक एकता बनी रहे। इनका ये मानना है, इनका मानना है अगर नफरत खोलोगे तो नफरत का रास्ता तो बहुत ही गलत रास्ता है, फिर तो इट्स अ स्लिपरी स्लोप। झूठ बोलो, मतलब झूठ बोलो, दिखाओ कि ये बहुत अच्छे थे। एंड ऑलवेज नेहरू डिड दिस। भाई क्या है ये जो नेहरू की वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी, उसमें क्या लिखा है इसने? आर्ट लवर बाबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट कल्चर्ड पीपल। जबकि बाबर खुद लिख रहा है बाबरनामा में कि भाई मेरे को तो अल्लाह ने बनाया ऐसा कि मैं काफिरों को मार सकूं, और मैं बन पाया, एक काजी बन पाया, ये मेरा सबसे बड़ा एक किस्मत की बात मेरे लिए। वो खुद ये लिख रहा है और नेहरू ये लिख रहा है। बेसिकली आप पूरे कमरे में गंदगी फैली हुई है, आप उसके ऊपर कारपेट डाल दो, बस बदबू चली जाएगी। ये आपको लग रहा है बदबू चली जाएगी ऐसे? पर कुछ लोग अगर ना होते, मुझे अभी भी लगता है कि हम लोग पूरा ही गलत इतिहास वैसे तो पढ़ के बड़े हुए, ये बचता ही ना। सही बात है। एक आरसी मजूमदार है, आरसी मजूमदार ने क्या लड़ाई लड़ी है उस टाइम। जादूनाथ सरकार, देन इवन आरएसएस फॉर दैट मैटर, पंचजन्य एंड ऑर्गेनाइजर, इन पे केस, इनको बैन कर दिया था नेहरू ने। फिर फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आया, जब ये केस जीत गए, उस टाइम पे केस जीत गए। मतलब बहुत बड़ी बात है टू हैव द गट्स टू फाइट अगेंस्ट नेहरू उस टाइम पे और केस जीतना। तो ये जो पूरी सेंसरशिप थी, और अब जो चेंज आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत टू लिटिल टू लेट है, मेरा तो ये मानना है। बट फिर भी चलो, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया है गवर्नमेंट ने। उसका रीज़न ये है कि 11 साल बहुत बड़ा टाइम होता है।
पर इन्होंने जिस तरीके से, जैसे पिछले 2020 में एनईपी आ गई थी, पिछले 5 साल से ये धीरे धीरे प्रक्रिया चली है। पहले 6th क्लास की बुक बदली, फिर 7th क्लास की बुक बदली है। अगर आप उन बुक्स को भी देखोगे ना, उनके अंदर, मैं एक्चुअली देख रहा था, उनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए हैं जो बहुत नीडेड हैं, बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि वैल्यू ऑफ, मैंने तेरे को उस दिन लिंक भेजा था ना, उसमें 17-18 पॉइंट्स थे करीब। तो आपकी फैमिली के लिए क्या वैल्यू होगी, ये तक उसमें डाला गया है। नहीं, क्लास 8 की जो अभी बुक है ना, उसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत अच्छे चेंजेस हैं। मतलब जो आप, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है, जिसमें आप पहला पेज ही खोलोगे तो उसकी शुरुआत होती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद का कोट आता है सबसे पहले। ये 7th का 8th का? और ऋग्वेद का कोट आता है सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ से वो बताते हैं कि भारत क्या है। भारत ऋग्वेद से उसको डिनोट करते हैं कि ऋग्वेद से हम, वैसे तो हमें नहीं पता है कि ऋग्वेद कितना पुराना है, पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि 7000 साल पुराना है। ये इस तरीके से वो शुरू होता है और भारत की डेफिनेशन बताई जाती है कि भारत क्या है। भारत ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों के बाद से भारत शुरू हुआ है, पर ऐसा नहीं है। भारत यहाँ से शुरू होता है। भारत शब्द का वैसे अर्थ कितना खूबसूरत है, बहुत ही जबरदस्त है। लोगों को ये पता नहीं है। भा इज प्रकाश एंड रता इज साधक। तो प्रकाश का साधक, इससे बढ़िया मतलब हो नहीं सकता था। मतलब लैंड ऑफ सीकर्स जिसको हम कहते हैं, सीकिंग लाइट। तो मतलब इट्स वेरी धार्मिक। अगर देखो धर्म उसके कोर पे ही है। बाकी क्या है ना, इसमें जैसे अब सातवाहन्स हो गए, चोलास हो गए, और जितने भी हिंदू रूलर्स थे जो लंबे समय तक अपनी डायनेस्टीज को चला रहे थे, और जिन्होंने एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए काम किए थे, उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो कि पहले जीरो, ऑलमोस्ट जीरो था। मुझे लगता है बहुत कम है। मतलब जैसे अभी भी मैं आपको बताऊं, जो बैटल्स हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक, बैटल्स में वो बैटल्स आनी बहुत ज़रूरी हैं जो हम लोग जीते हैं। मतलब आपको जान के हैरत होगी कि मैं, माय सिस्टर इज़ इन एम्स्टर्डम, ठीक है, तो मैं वहाँ पर था। उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक टाइम पे बिल्कुल स्प्री पे थी। इस एरिया में अनबीटेबल थी वो एक स्टेज पे। इन इंडिया, मैं साल भूल रहा हूँ, शायद 1600 समथिंग में होगा, वो तभी का इनका ट्रेवनकोर में बैटल ऑफ कोलाचल हुआ, जिसमें मार्तंड वर्मा ने इनको हराया, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हराया। मतलब इतनी बड़ी जीत है ये कि इसको ये विक्रम संपत बड़े उसमें कहते हैं कि अगर वो बैटल हम ना जीते होते तो आज हम लोग सब डच बोल रहे होते। ठीक है, ये विक्रम संपत के वर्ड्स हैं। और वहां पे डच में पूरा इसके बारे में मेंशन्ड है दैट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट दिस बैटल ऑफ ट्रेवनकोर टू मार्तंड वर्मा। कौन जानता है मार्तंड वर्मा को? मुझे बता दो। बैटल ऑफ कोलाचल हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? नोबडी नोज। तो दिस इज माय प्रॉब्लम कि अभी भी भाई जो बैटल्स हम जीते हैं वो तो बताओ थोड़ी। सही बात है। और मतलब जैसे अहोम्स को कौन जानता? अहोम्स को कोई नहीं जानता। भी इंक्लूड किए गए हैं, करे गए। बट मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसमें बहुत अच्छे चेंजेस जो है ना वो प्रीडोमिनेंटली कुछ अहोम का एक बता दूं, बैटल ऑफ सराय घाट, वही वाला है। सराय घाट क्या बैटल है, लचित बोरफुकान। मतलब मुगलों को रगड़ दिया जिस व्यक्ति ने, 1671 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बैटल पढ़ाई जानी चाहिए भाई, लचित बोरफुकान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। एंड ये जो बैटल थी ये ब्रह्मपुत्र के कमाल का वॉरफेयर, द टैक्टिक्स जो थी उसमें, राइट, कमाल है वो। टैक्टिक्स भी पढ़ाई जानी चाहिए एक्चुअली, बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए। इन पे फिल्में बननी चाहिए। आपको बताऊं मैं, ये जो मार्तंड वर्मा वाली लड़ाई है, बैटल ऑफ ट्रेवनकोर, इसमें बहुत, मतलब 10:1 से हम लोग आउटनंबर्ड थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा इनका गराज कहाँ पर है, वहां पर एक शॉट मारी इन्होंने कैनन की, जिससे इनकी पूरी राइस सप्लाई वप्लाई सब खत्म हो गई और जल गई। वन शॉट दैट वन यू द वॉर कहा जाता है इसके बारे में। इट वॉज ऑल स्ट्रेटेजी बेस्ड एंड खुफिया रिपोर्ट अंदर से जो आए। तो ये है हम लोग, ये थोड़ी कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मार खा रहे हैं, दे रैप्टे खा रहे हैं, ये फोरस के बारे में पढ़ा हो। द पॉइंट इज कि हम 100 करोड़ हैं आज की डेट में, तो उसका रीजन यही है कि हमारे अंदर से रेजिलियंस जो है वो हमेशा पैदा हुआ है। वो सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है मेरा हाल है इतिहास में हमारे। आई थिंक कुछ अच्छे पॉइंट्स और हैं जो मैं बताता हूँ। जैसे महाभारत को इन्होंने इस तरीके से लिखा है जैसे वो हिस्ट्री इतिहास है, वो माइथोलॉजी की तरह नहीं। मतलब ये कोट है, द बुक टॉक्स अबाउट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया केम फ्रॉम महाभारत एंड एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो महाभारत हिस्ट्री की बुक में इस तरीके से रिप्रेजेंट की है जैसे वो हिस्ट्री है। वो
माइथोलॉजी नहीं है। तो एक ये बहुत अच्छा पॉइंट था। फिर एक जो अच्छा पॉइंट था वो ये भी था कि मतलब 4000 साल पुराना इतिहास आप अपना इंडिया का बताते हो, शुरुआत वहाँ से करते हो और उसके अकाउंट्स देते हो कि ऐसे ऐसे शुरू है। अंग्रेजों वाला जो ये भारत एक खोज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया से तो अलग है ना। ये तो उसने तो टोटल इंडोक्ट्रिनेशन कर दिया बचपन ही में हम सबका। तो फिर वेदों के बारे में बताते हैं कि हमारे वेद कितने हैं, क्या है उन वेदों में, किस तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं, और वेदों का इतिहास 7000 साल पुराना बताते हैं। फिर अगला उपनिषदों के बारे में बताते हैं। उपनिषदों को जगह जगह पर कोट किया गया है, उनके जो श्लोक हैं उनको जगह जगह पर कोट किया गया है इतिहास बताते हुए। फिर 7वां चैप्टर आता है इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। इसमें हिंदूज, बौद्ध और जैन्स, इन तीनों कल्चर्स के बारे में बहुत डीपली बताया जाता है। जो जो इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे जाना, मतलब जो ये जैसे हमारे क्या बोलते हैं इसको, सर्किट जो हो गया, रामायण सर्किट हो गया, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ, और जैन्स के जो इम्पोर्टेंट, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। फिर फैमिली एंड कम्युनिटी, इसके बारे में हमारी जॉइंट फैमिलीज किस तरीके से फंक्शन किया करती थी, उसको आप बता रहे, जो अभी मतलब आप देख रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी वो पिक्चर्स का यूज जो किया गया था यहाँ पे। अदरवाइज पिक्चर्स बड़े जबरदस्त थे, मैंने देखे थे वो। हाँ, जो इससे पहले जो पिक्चर्स यहाँ पे यूज होती थी एनसीईआरटी में, वो इस तरीके से होती थी कि राम की एक शॉप है, राम की शॉप पे मक्खियां भिनक रही हैं। अनवर की एक शॉप है, उस पे बहुत ढंग से साफ सुथरा खाना रखा हुआ है, तो आप राम की शॉप से मत खाओ, अनवर की शॉप से खाओ। इस तरीके से उन्होंने डिबेट अरे एक तो बहुत ही खराब था, ब्यूटीफुल और अगली। एक तो ऑब्जेक्टिफिकेशन था वुमन, एक इंडियन और एक डार्क स्किन दिखा के लिख दिया अगली, और फेयर स्किन को दिखा के लिख दिया ब्यूटीफुल। वो तो खतरनाक था बिल्कुल, जिसे कहते हैं। तो वी कम, मतलब ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अच्छी बात है ये, बट इस सरकार से मेरा हमेशा से ये रहा है कि ये बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। अभी जंप चाहिए होता है कभी कभी। हाँ, मैं भी उसी के हक में हूँ, बट एट टाइम्स ना, क्या मुझे लग रहा है इस केस में ये इन्होंने इस तरीके से किया है, धीरे धीरे करते हुए। पिछले 3-4 साल से हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो कभी थोड़ा सा कर दिया, फिर थोड़ा सा कर दिया, फिर थोड़ा सा कर दिया। एक बार इन्होंने क्या किया कि मुगलों का नंबर ऑफ जो चैप्टर्स थे वो अचानक से गायब हो गए, घट गए। 12वीं की मैंने कहा ये चेंज हो, अब ये नए चेंजेस हैं। तो हर साल, पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ, हर साल थोड़े थोड़े चेंजेस ही लाके ये यहाँ तक ले आए हैं गेम को। और उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बिना बवाल कटे ये अपना काम कर रहे हैं। देखो रुचिका जैसे जो लोग हैं वो तो बवाल काटेंगे, पर उसके जो जेम्स हैं, उसने जो वो बोला जिजिया पे बोला, अरे बाप रे बाप, जिजिया जो था वो तो मिलिट्री में ना जाने के लिए एक छोटा सा टैक्स था, और ये था। और जबकि किताब में खुद लिखा, आसमानी किताब में खुद लिखा है कि भाई आपको 929 पढ़ लो, 929 एग्जैक्टली, कि जब तक ह्यूमिलिएशन में ना दे, ह्यूमिलिएशन, हम्बल्ड, सप्रेस्ड, लेने वाला ऊपर हो। जो काजी था वो मुंह के अंदर थूकता था, ऐसे केसेस हैं, लेता था। मतलब कि खुद लिख रहे हैं भाई ये, ठीक 2 साल था बस, वो लिख रही 2 साल था। नहीं, इसमें पंगा नहीं, अकबर के टाइम पे 2 साल था। उसने बोला 1560 में लगा, 1562 में हट गया। ऐसा था नहीं, पर वो पहले से ही लगा हुआ था। 1560 में अकबर बना था। अजय, अकबर का जो पूरा सीन रहा, इसको कैसे देखते हो? बिकॉज अकबर को एक टॉलरेंट मुस्लिम रूलर की तरह हमेशा प्रोजेक्ट किया गया है। इवन पाकिस्तान की किताबें पढ़ लो फिर। अकबर द, अच्छा नहीं, वो तो मानते ही नहीं अकबर को। इवन जो हमारे यहाँ के मौलवीज हैं वो अकबर का नाम लेके राजी नहीं है। औरंगजेब का नाम लेते हैं वो, बिकॉज अकबर वाज गुड अकबर, बैड अकबर है ना उनके लिए। नहीं, अकबर वाज फर्स्ट एक्स मुस्लिम, फर्स्ट बिग एक्स मुस्लिम, जो 1582 में उसने दीन इलाही बनाया था। दीन इलाही तो इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, राइट? टोटल अगेंस्ट है वो तो। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिकॉज अकबर को दोनों चीज़ें उसमें लिखी गई हैं कि चलो वो एक समय के बाद टॉलरेंट हुआ था, जो कि 1576-77 के बाद उसका टॉलरेंट फेस एक दिखता है। और 1500 इस समय से पहले उसका पूरा गाजी वाला, खलीफा वाला फेस दिखता है, जिसमें वो जिहाद कर रहा है। फतेहनामा चित्तौड़ जो उसने खुद प्रोक्लेमेशन किया है, उसमें तो उसने खुद बताया ना, 30,000 हमने रगड़ दिए, हम गाजी बन गए। खुद बोला है ये तो उसने। 1578 में इसने अपने आप को गाजी डिक्लेयर कर दिया। कर दिया। और 1578 के बाद, मतलब
आप यहाँ पे आयरनी देखो, 1578 में इसने अपने आप को गाजी डिक्लेयर किया और 1578 के आसपास ही इसने ये जो सीकरी वाला वो था जिसमें सिकंदरा। फतेहपुर, सिकंदरा है एक्चुअली जगह का नाम। हाँ, तो वहां पे ये बहुत सारे धर्मों के लोगों को बुलाता था और कहता था अपनी प्रीचिंग्स दो, इबादत घर हैं ये, अलग अलग कुछ ऐसे बोलता अब था। ये जो चीज हुई ना, ये समझने वाली बात है कि ये चीज हुई केवल 4 साल। ये बाकी के धर्मों के लोगों को बुला रहा है, आप आओ अपना बताओ क्या है आपका धर्म, क्या है आपका धर्म। ये चला 4 साल। 82 में इसने बंद कर दिया। 82 के बाद इसने अपना स्ट्रेटजी लगाई कि देखो इसका जो बेसिक फंडा था ना, He was a politician, बेसिक फंडा नहीं, तो ये was. है, टोटल पॉलिटिशियन था वो। नहीं, इसके साथ सबसे अच्छी बात जो थी ना वो ये थी, जब ये 12-13 साल का था तब ये सुल्तान बन गया था और तभी ये अनपढ़ आदमी था, बिल्कुल अनपढ़ अकबर था। तो अकबर के साथ अच्छी बात ये थी कि ये अपने जो दरबारी थे ना उनसे बोलता था कि बेटा मेरे को ना किताब पढ़ के सुनाओ। तो वो इसके लिए किताबें पढ़ते थे। अब किताबें इसने भर भर के बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैक्सिमम किताबें इस्लामिस्ट टाइप की होती थी, इस्लामिक उसकी होती थी हिस्ट्री की। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये घर कर गया था कि भाई मेरे को या तो खलीफा बनना है या फिर मेरे को सबसे बड़ा ऐसा जिसमें मेरे लिए इस तरीके की किताबें लिखे, मेरे को ऐसा कुछ बन जाना है, कल्ट बन जाना है, मेरे को उस तरीके से लोग फॉलो करें। बिल्कुल जैसे प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं वैसे ही मेरे को भी फॉलो करें। तो ये पहले तो खलीफा बनने की ट्राई करता है, पर ऑटोमन साम्राज्य होता तो ऑटोमन साम्राज्य देना बंद कर देता है ना, फिर उनको पैसे भी देना बंद कर देता है। पहले अकबर से पहले सब देते थे। ये लोग जो कहते हैं ना दे बिकेम अस, इन्होंने हमें लूटा नहीं, जैसे अंग्रेजों ने लूटा है, ये भी लूट रहे थे सब, पर फिर इन्हें लगा भाई लूटना छोड़ो, हम तो मालिक बन जाते हैं यहाँ पे। ये फर्क है दोनों तो इसने अकबर ने फिर ये कहा कि मैं बनूंगा खलीफा। अब ये खलीफा बन नहीं पाया, ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। तो इसने कहा कि यार खलीफा तो बन नहीं पा रहे हैं, सभी धर्मों के लोगों को बुलाते हैं, उनसे कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं। 4 साल एक्सट्रैक्शन चला 78 से 82 तक। 82 के बाद इसने दीन इलाही के चक्कर में अपना सब कुछ उसी की किताबें वगैरह लिखवाना वगैरह शुरू करवा दिया कि आपने सबको सुन लिया है, सबका थोड़ा थोड़ा चीज़ जो है वो इसमें डाल दो। उसमें सबसे मज़ेदार बात ये थी कि दीन इलाही में सबसे कम जो था वो इस्लाम के बारे में, इस्लाम से एक्सट्रैक्ट किया गया था। लीस्ट एक्सट्रैक्शन वाज फ्रॉम इस्लाम। तो असल में क्या होगा ना, अकबर ने कहा होगा इसमें जो ज़रा अच्छी बातें हैं वो जरा निकाल के दो, फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढने स्टार्ट किया होगा। इंसानियत नॉट फाउंड, कंपैशन थोड़ा बहुत ही दिखा, चलो एक लिख देते हैं कुछ। तो जब वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढा तो नो रिकॉर्ड्स फाउंड आता रह गया बार बार, पक्ष नो रिकॉर्ड्स फाउंड, नो रिकॉर्ड्स, कंट्रोल F। तो उन्होंने कहा भाई कुछ तो डालो यार, ऐसा मत करो। तो लीस्ट वाज फ्रॉम इस्लाम। अब इसने फिर दीन इलाही चलाई, फिर 1605 में मर गया। अब जो मौलवी थे वो इसके खिलाफ हो गए, तभी की तभी इसके अगेंस्ट फतवे भी निकालने की वो हो रही थी। अच्छा, मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं आपसे बताऊं, ये अकबर और इन सब का तो इतिहास हम चाहते ही आए। मेरा बड़ा मन है ये जो मॉडर्न इतिहास है ये जरा सही से सामने आए कि सैफ अली खान के फादर कौन थे। ये भी तो है ही है। और ये नेहरू, अंबेडकर, ये जो चीज है ना, अंबेडकर मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से आए खुल के। अंबेडकर जी ने क्या क्या बोला हुआ है, इस्लाम क्या के बारे क्या में करा हुआ है, इस्लाम के बारे में तो बोला है। बाकी देखो मेरा ये मानना है अंबेडकर हैज नॉट बीन प्रॉपरली अंडरस्टूड, ठीक है ना। कई जगहों पे ही हैज बीन ओवररेटेड। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। जिस तरह से इन्होंने गत बनाई है, मनुस्मृति जला दी, ये कितना पता था उनको मनुस्मृति के बारे में। बाद में मनुस्मृति को कोट भी किया हुआ है इन्होंने बाय द वे पार्लियामेंट की उसमें, ठीक है। और क्या क्या बातें बोली हुई हैं। और अंबेडकर क्या इतने गरीब खानदान से आते थे, कहाँ से आते थे? His father was on the top क्या? अरे वो थे साहूकार, नहीं सूबेदार, मैं गलत बोल दिया, सूबेदार थे। अब एक बात बड़ी बेसिक सी है भाई, वो सूबेदार पढ़ लिख के बने थे, तो यानी पढ़ने नहीं दिया जाता था, इनका तो मानना है, ठीक है। तो वो कहाँ से पढ़ लिख के पहुंचे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बात है। फिर इनकी मदद किसने करी? ब्राह्मण ने। वो थे अम्बेडकर। कहाँ के वो थे, राजा थे? नहीं वो जिन्होंने भेजा था गुजरात में, गुजरात के होलकर थे ना, गायकवाड़ जी थे, ठीक। तो सबने इनकी मदद करी, ठीक। और अब अंबेडकर जी ने कई जगहों पे जब हिंदू कोड बिल को रिफॉर्म कर रहे थे, तो इन्होंने कहा देखो मनुस्मृति में तो पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी,
इनहेरिटेंस ऑफ वुमन की, ठीक। इवन दो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जिससे ये रिग्रेसिव हो गया, फिर इनके मुंह से निकला कि भाई इवन दो देयर आर, आई वुड वांट कि ये भी आए भाई, अंबेडकर जी की भी बातें आनी चाहिए। अंबेडकर जी ने एक जगह ये कहा हुआ है, आपको बता दूं, कि हमें जरूरत ही नहीं महसूस हुई फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि ब्रिटिश समाज इतना इक्वल, इतना लिबरल और ऐसे चलता था। पार्लियामेंट में कहा हुआ भाई दबी, ठीक है, ब्रिटिश समाज में फंडामेंटल राइट्स थोड़ी ट्रैम्पल होते, जरूरत ही नहीं होती थी, इतना बढ़िया साम्राज्य था कई मायनों में, बस इंपीरियलिज्म था एक। बस कभी कभी यही तो लिख देते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, बाकी तो इक्वालिटी थी ही। तो ये अब मैं आई वुड वांट पीपल टू नो द रियल अंबेडकर, द रियल गांधी। देयर आर वेरी गुड थिंग्स अबाउट अंबेडकर आल्सो, मैं ये भी कर दूं। और जो एक मिथ है कि अंबेडकर हिंदुइज्म से बहुत परेशान थे, सनातन धर्म से बहुत परेशान थे, अरे इस्लाम के बारे में क्या कहना है ये भी ले आओ सामने। मुझे तो पता ही नहीं था बचपन में ये बात, ठीक, मुझे लगता था इनको इसी से प्रॉब्लम है। ये अगर मॉडर्न हिस्ट्री, जो जैसे ये खान सर ने एक पेला है वहां पर कि हरी सिंह चोट्टा है, हरी सिंह ये है, अरे भाई कुछ पता है तो उस समय के खतवत पढ़ो जरा, है ना, क्या कर रहा था नेहरू बैठ के माउंट बैटन के साथ, और ये अब्दुल्ला के साथ नहीं, लेडी माउंट बैटन के साथ, और ये अब्दुल्ला को क्या हीरो बनाने में लगा हुआ था, पूरी जो चीज चल रही थी वहां पर, तुमने उसको ठोक। तो ये इस पे इट्स हाई टाइम की ट्रूथ आए। मेरा बड़ा मन है ये वाली हिस्ट्री रिवाइज। इवन जो आपको पता है, जो अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है हु वर द शूद्रास। तो उसके अंदर चैप्टर 9 है, आई थिंक, या 10 है, पता नहीं, उसमें ही इज कोटिंग, उसमें बताते हैं कि शूद्र कौन है। तो वो बताते हैं कि जो शूद्र होते थे, पहले 3 वर्ण होते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। और जो शूद्र जिनको हम बोलते हैं ना, वो भी क्षत्रिय राजा होते थे, क्षत्रिय राजा ही थे वो, और बहुत पावरफुल राजा थे। तो चमर वंश नहीं होता था क्या? चमर वंश इतना बड़ा एम्पायर था। वो तो अभी 12th सेंचुरी तक भी बताते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो क्षत्रिय राजा हुआ करते थे ना, ये उनमें से कुछ राजा ऐसे हो गए, जैसे उसका एक मैं नाम भी पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले ही, मैंने पुस्तक थोड़ी देखी थी, तो उसके अंदर कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने जो ब्राह्मण थे उनको परेशान करना, जो यज्ञ कर रहे हैं उनका यज्ञ भंग कर दिया, मर्डर्स कर दिए। ये हम कहानियां पढ़ते भी हैं कि एक बंदा आया, उसने किसी ऋषि का यज्ञ भंग कर दिया, ऐसा हम कहानियां पढ़ते आए हैं बचपन में भी। रामलीला में जब रावण को दिखाते हैं तो उसका जो शुरुआत होती है रामलीलाओं में, जनरली वो इसी तरीके से होती है। रावण जब आता है वो किस तरीके से हाहाकार मचा रहा होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो राजा थे ना ऐसे, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहा, वैसे ये बहुत डिटेल्ड चीज़ है, विश्वामित्र और वशिष्ठ की भी लड़ाई इसमें बताई जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब ये बहुत दिनों तक चलता रहा, तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने क्या किया कि एक स्टेप लिया, और वो स्टेप कोई तलवार का स्टेप नहीं था, वो रिलीजियस स्टेप था बेसिकली। उन्होंने कहा कि हम इनका उपनयन संस्कार जो है उसको बंद करते हैं, अब से इनका उपनयन संस्कार नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका उपनयन संस्कार बेसिकली होता है जब 5 या 6 साल के बच्चे हो जाते हैं, तो उनका दूसरा जन्म बताया जाता है, द्विज बोला जाता है, जैसे कि दूसरा जन्म हो रहा है आज से आपका, उसको उपनयन संस्कार बोलते हैं। तो अब आपका वो नहीं हो रहा, तो आप द्विज नहीं बन रहे, यानी कि आपकी स्टूडेंट लाइफ नहीं चल रही, पढ़ाई लिखाई वाला ये सब कुछ मामला। तो ये कहानी उन्होंने खुद ने कोट की है कि पहले किसने परेशान किया, फिर बाद में क्या हुआ। अब इसके अंदर हम ये 1810 से लेके 1830 तक के जो सर्वेज वगैरह अंग्रेजों ने किया, उसका डेटा अगर जोड़ते हैं, अरे वो तो बिल्कुल चेकमेट है उसके बाद तो, कि दलित कितने जो पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, दे हैड अ बेटर एनरोलमेंट रेशियो, राइट। तो ये मॉनरो या कौन की मॉनरो रिपोर्ट है। तो 10 जो इवन मद्रास प्रेसिडेंसी ले लो आप, बंगाल में ले लो आप, सेंट्रल प्रोविंस में ले लो, हर जगह पर दलितों का एनरोलमेंट जो है, जिनको शूद्र लिखा हुआ है उन्होंने, वो एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है। इवन जो दलित शूद्र टीचर्स हैं वो भी ब्राह्मण टीचर से ज़्यादा हैं उसमें, ये रिकॉर्ड है प्रॉपर। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये डायरेक्ट हमें आज भी इम्पैक्ट करती है कि नेहरू ने क्या किया, अंबेडकर ने क्या किया, ताकि ये जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं, ठीक है, अंबेडकर को लेके जो 14 अप्रैल को हो रहा था, एक लड़की है सिगरेट पी रही है, मनुस्मृति को जला रही है उससे, और ये सब जो गंद हो रहा है, अंबेडकर के बारे में आप बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है भाई। एवरीवन इज जज्ड इस देश में, भगवान राम पे लोग बोल देते हैं, उनको जज करते हैं, वो कैसे पति थे, नहीं थे, क्या थे।
और अम्बेडकर के बारे में नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल भवंडर हो जाएगा, नहीं, सड़क पे निकल जाएंगे लोग। अब आप ना, पहले ऐसा गांधी के साथ था, गांधी के बारे में आप कुछ नहीं बोल बिल्कुल सकते यही था। अभी आप गांधी के बारे में बोलने लगे हो। अब अंबेडकर के बारे में ऐसा हो गया कि अंबेडकर के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ही इज काइंड ऑफ पॉलिटिकली तो कोई टच नहीं कर सकता अंबेडकर को। बीजेपी नहीं टच कर सकती, घबरा जाती बीजेपी भाई। हाँ, तो सही बात है। पूजनीय पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पूजनीय बोले बगैर इनके जबकि मेरा मानना यह है कि देखो अंबेडकर के जो अच्छे एस्पेक्ट हैं, अरे he was a human यार, just like humans are, a politician, a human। तो दोनों चीजें सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी अभी चाहिए। इसमें जो खान सर ने बोला कि अंबेडकर जो है वो दलितिस्तान बनवा सकता था, जैसे पाकिस्तान बना वैसे दलित नेशन वही हो गया। जीत नहीं पा रहे थे और ये दलितिस्तान बनाने जा रहे थे। क्या बोला जाए इस पे, वही बात है ना कि ये जो नैरेटिव्स हैं, अगर ये ठीक हो जाते हैं तो आई थिंक देन वी आर इन फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। कि भाई फिर असली हिस्ट्री हमें पता है कि अंबेडकर जी क्या कर रहे थे जब पार्टीशन हो रहा था, तब एक्चुअली क्या हो रहा था। कश्मीर इशू किसकी वजह से कॉज हुआ, 1962 में क्या स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हुई थी नेहरू की, हिंदी चीनी भाई भाई इनको राइस दो, हिंदी चीनी भाई भाई जब ये टिबेट ऑक्यूपाई कर रहे थे। एक बुक तो फिर इसी चीज पे लिखनी पड़ेगी, ब्लंडर्स ऑफ नेहरू। बिल्कुल, तो आनी पूरी बुक आ जाएगी इस पे। मतलब द मैन गेव अस सो मेनी ब्लंडर्स कि भाई 100 साल तक उसको, अभी कश्मीर का जो पूरा क्या किया था कश्मीर के अंदर, कितने सालों तक हम भोगते रहे हैं। आज तक भोग रहे हैं। अभी पहलगाम अभी हुआ है। आपने देश का मतलब डिफेंस बजट का 60-70% जो है वो कश्मीर में चला जाता है। नहीं, और जान के झूठ बोला आपने, हर चीज कुछ नजरअंदाज करी। इनको एम्बेसडर्स वगैरह से तो 1957 से आप कम्युनिकेशन पढ़ो, इट वाज वेरी क्लियर चाइना का इंटेंशन क्या है। आप बेवकूफ बनते रहे, फिर आप लिख रहे हो खत में कि मेरा मन है इनको तब भी ट्रस्ट करता रहूं मैं। एक होता है जजमेंट एरर। अच्छा, आपको एक और चीज पता है, ये तो चलो ट्रस्ट वगैरह के, मतलब एक प्रधानमंत्री कैसे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता है किसी पर, मुझे समझ में नहीं आता। बट जो हमारी खुफिया एजेंसीज जैसे रॉ, वो भी नहीं थी हमारे पास, बंदी कर दी थी। तो अब आप खुफिया एजेंसीज पे जब आई गए तो जरा एक बढ़िया सा हम लोग शिफ्ट मारते हैं एक और टॉपिक पे, क्योंकि हमारी जो एजेंसीज हैं वो जरा क्वेश्चन में आ गई हैं। स्पेशली ये जो 12 अक्विट हुए हैं, ATS वाला जो पूरा कांड हुआ है, ये तो भाई मेरा शर्म से सर नीचे हो जाता है जब मैंने ये पूरा पढ़ा केस कि क्या क्या हुआ है। और हाँ, तो मैं आप इसके केस के बारे में बताइए जरा लोगों को। नहीं, थोड़ा बहुत जो मैं हम लोग सब इस पे जो मैंने इस पे पढ़ा तो हंसी भी आई, रोना भी आया। तो जो महाराष्ट्र की ATS थी जिसने इसको केस को पूरा को बनाया, तो क्या होता है, विटनेसेस की परेड निकलती है, ठीक। तो 2 टैक्सी ड्राइवर थे जो इसमें, जिन्होंने कहा कि हमने इसको पहचाना था, ये गया था, हम ही ने इसको यहाँ तक ले गया था। और एक फेलो पैसेंजर्स थे लोकल ट्रेन में। ये मैं बात कर रहा हूँ 7-11 के, जो ट्रेन बॉम्बिंग्स में 189 लोग मरे और अभी 12 अक्विट हो गए बाय द हाई कोर्ट। अब भाई एक नेचुरल सी बात है एक आदमी बोलने में, पुलिस के पास जाने में कि भाई मैं इसको जानता हूँ, रिकॉग्नाइज करता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको। भाई साहब उसने थोड़ी सी मांगी कि भाई मैं कब आ सकता हूँ, क्या आ सकता हूँ, इसमें इन्होंने डिले कर दिया 4 महीने का। ठीक, पहली बात तो ये 4 महीने का डिले हो गया। अब जब 4 महीने का डिले हो गया, कॉमेडी ऑफ एरर्स देखो, कॉमेडी है या ट्रेजेडी है। तो एक परेड निकलती है जस्ट टू वेरीफाई कि भाई इनमें से पहचानो कौन था जो तुम्हारे साथ था। परेड में उसने पहचान लिया। अब पता लगता है जो स्पेशल ऑफिसर था जो ये परेड निकाल रहा था, उसकी एक्सपायरी हो चुकी थी अंतराल की, उसको हक नहीं था ये परेड निकालने का। तो ये जो परेड वाली एक्सरसाइज है ये इनवैलिड करार हो गई। आप बात समझे, जो उसने रिकॉग्नाइज किया, केस एकदम वीक हो गया। ठीक, अब चालाकी सोचो जरा दूसरे साइड की लीगल टीम की, और इसमें लीगल टीम कौन है, जमाते उलेमाए हिंद शामिल है, ठीक, मदनी वाली, जो कि नंबर 1 हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी है इस देश की। जो लोग बोलते हैं ना हलाल का पैसा कहाँ जा रहा है, हलाल का पैसा यहाँ गया, 12 क्विट हलाल के पैसे से हुए हैं। उसने बड़े डंके की चोट पे बात बोली है, ट्वीट डाला बाकायदा मदनी ने कि देखो हम लोगों ने क्या लीगल केस लड़ा है, और कमाल का लीगल केस लड़ा है यार, मानना पड़ेगा। पहला वो ये पॉइंट लेके आए कि जो परेड कैरी आउट कर रहा था उसका अंतराल एक्सपायर हो गया था, उस समय कोई अपॉइंटेड नहीं था इस काम के लिए, तो ये चीज इनवैलिड होती है। कोर्ट हैज नो ऑप्शन, बात सही है, ठीक। दूसरी बात, एम कोका जो है महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम वाला, जिसके तहत ये 12 कन्विक्ट हुए थे। मकोका कोर्ट ने ही किया था। मकोका कोर्ट ही ने किया था। उनके पास वारंट नहीं था, एक सैंक्शन लेना होता है इस चीज को कैरी आउट करने का। उन्होंने कहा था तो तुमने लिया था, तुमने लिया था, तुमने लिया था। पता लगा इनके पास
एक्चुअल जो सैंक्शन होता है इस काम को करने का, दे डिड नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल. वाह. देन द विटनेसेस दे केम 2 or 4 months लेट. अनदर थिंग, मतलब जेम है बिल्कुल ये तो, जो विटनेसेस थे उनकी जब टेस्टिमनीज लिखवाई गई तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जमाते उलेमाए हिंद के लॉयर्स ने, कि इन सबके टेस्टिमनीज में एकदम सेम बातें हैं, कॉमा फुल स्टॉप भी सेम है और ये सब है. तो उन्होंने कहा ये हमें डॉक्टर्ड लगती हैं, ये कोर्स्ड लगती हैं. द लेवल ऑफ डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन टू, एंड इन द एंड दे मेड अ फूल ऑफ एवरीवन. राइट. केस वीक हो गया. उसने कहा भाई टेस्टिमनी देने वाला भी 4 महीने लेट आया, वो बोलता रहा मुझे आना है. डर लगता है. यू हैव टू पुट दैट एप्रीहेंशन टू रेस्ट ना, कि भाई हम आते हैं लेने, प्रोटेक्शन देंगे, आप चिंता मत करो, हम करेंगे. यहाँ कोई लेना देना ही नहीं, आ जाओ, जब आना हो देख लेंगे. पहचान लेना, पहचानने वाला है नहीं. टोटल फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, टोटल डिजास्टर. हमारी जो एजेंसीज की आपने बात करी, ये डिजास्टर हुआ है कुल मिलाकर के इसमें. नहीं, इसमें अभी जो मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, कुछ ये इन्होंने ना सैकड़ों आरटीआईज किया, जो हर एक चीज थी उसके हर एक चीज के ऊपर इन्होंने आरटीआईज करी है. अब आरटीआई में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो एक जो विटनेस नंबर 74 था, तो विटनेस नंबर 74 जो है वो एक बंदा है इन 12 लोगों में से, वो इस्लामिक बुक्स को पब्लिश करता था. अच्छा. तो उसको पहचानता है कि इसके पास कोई वैक्सीन का बैग था और ये मैंने देखा था. अब ये मैंने देखा था तो इसको धर लिया. अब कोर्ट में कहा गया कि ये बंदा जो है ना, ये 100 दिन लेट आया है. 100 दिन लेट आने के बाद इसने कैसे पहचान लिया, कैसे याद रहा इसको. वही तो एक चीज़ तो ये थी. फिर इसमें दूसरी जो आरटीआई लगाई इसने अपनी जो स्टोरी बताई वो ये बताई कि मैं इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में किसी से मिलने गया था. वहाँ से मिलने के बाद मैं ये ट्रेन पकड़ के यहाँ दादर पहुँचा और दादर से मैं फिर एक बैंक में किसी को मिल के आया. ये उसने अपनी स्टोरी बताई. और मीनवाइल उस ट्रेन के आसपास मैंने इस बंदे को देखा. ये उसकी स्टोरी थी. इन्होंने आरटीआई लगाई बैंक में, इसमें हॉस्पिटल में, कि भाई इस बंदे से ये मिल के आया है, इस बंदे का उस दिन का रिकॉर्ड बताओ. तो पता चलता है कि उस दिन वो बंदा, उसकी नाइट ड्यूटी थी, ये दिन में कैसे मिल लिया. और नाइट ड्यूटी थी और उसमें भी वो आया नहीं था. किस लेवल तक गए ये लोग वैसे टू कलेक्ट द रिकॉर्ड्स. हाँ, उसमें भी ये आया नहीं था. तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आया ही नहीं था, ये तो झूठ हो गया. फिर उसके बाद वो जो बैंक एम्प्लॉय का नाम बताता है, वो कहता है ये बैंक एम्प्लॉय तो बैंक में, इस वाले बैंक में काम ही नहीं करता. तो ये भी थियरी झूठ हो गई. फिर ये पता चलता है कि ये विटनेस नंबर 74 जो है वो 4 और केसेस हैं, उनमें विटनेस है पुलिस का. तो इसका मतलब ये है कि ये तो मतलब इसका काम ही यही है. इसका काम ही ये पुलिस से के साथ मिला हुआ है. इसके बयानों पे विश्वास नहीं किया जा सकता. कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स भी उड़ गए. इनके कॉल रिकॉर्ड एटीएस ने देने ही नहीं दिए इन्हें. हाँ, ये भी हुआ है. हाँ, कि कुछ के कॉल, अभी ये तो चलो एक जने का हो गया, एक जने को मान लिया कि वो अक्विट हो रहा है, तो बाकी के सबको कैसे. आपने जो मेन इसमें रहा ना, वो ये रहा कि वो इंडियन मुजाहिदीन का वो भटकल था, क्या नाम था, यासीन भटकल. यासीन भटकल ने कह दिया था कि भाई मैं तो, ये हमने करवाया था. अब आपने कह दिया कि भाई उसने मान तो लिया है, इनको ये तो मासूम ही होंगे बेचारे, फिर छोड़ दो इनको. केस ही नहीं बना पाया. फिर वो केस ही नहीं बन रहा. आप इतने हर जगह गड़बड़ कर रहे हो, तो बहुत वो उस तरीके की चीज़ें हुई. अब मेरे को जो समझ में नहीं आ रहा, जो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात बनती है, वो ये बनती है 2006 में एटीएस का गठन हुआ. 2006 में ही एटीएस ने अपनी चार्जशीट नवंबर में फाइल कर दी थी. जुलाई में केस हुआ था और जुलाई में ही एटीएस बन गई थी. नवंबर में 2006 में आपने चार्जशीट भी दे दी थी, पूरा सब कुछ बना बनू के. फिर उसके बाद 2006 के बाद 2007 में कोर्ट में ट्रायल चलता है और 2015 में पहला जजमेंट आया था मकोका का. फिर 2025 में अगला हाई कोर्ट का आता है. तो अब मीनवाइल 2006 में महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे. मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे. तो मतलब कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी. हाँ. महाराष्ट्र में भी, देश में भी. उसमें वो भी वो टाइम जब आप हिंदू टेरर चिल्लाए जा रहे हो. इसी टाइम पे आप हिंदू टेरर चिल्ला रहे थे. और इसी टाइम पे आपकी एटीएस ने, जो एटीएस का गठन आपने किया, उसने 12 मुस्लिम लोगों को फ्रेम कर दिया. किसकी गलती है? दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई वो बॉम्ब ब्लास्ट क्या अपने आप हो गए थे क्या?
हाँ नहीं, वो तो यासीन भटकल कह रहा है ना हमने करवाए, इंडियन मुजाहिदीन और सिमी नहीं करवाए। अरे यार पर मैं एक बात बताऊं इसमें, पर 12-13 बट जिन लोगों ने करवाया वो कौन थे? यासीन भटकल तो ऊपर वाला हो गया ना, मास्टरमाइंड हो गया। हमारे जो लोग हैं ना यार, मैं बताऊं, ये पॉलिटिशियंस तो ये बोलते नहीं है, हमारे लोग वही बहुत लीचड़ हैं। मैं सच बताऊं, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ सरकार, ये जो पूरा कलेक्शन ऑफ एविडेंस और ये सब हुआ है, ये इतना बड़ा डिजास्टर है। आप किसी सरकारी ऑफिस चले जाओ, वैसे कैसे काम होते हैं वहां? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये कोई बहुत अलग होते होंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म हो जाता होगा। बहुत गंदा हाल। इज एनीवन रियली सिंसियर कि हम एविडेंस कलेक्ट करें, दूसरे को सिक्योरिटी दें? कोई कंपैशन दिखता है आपको? मतलब आपका जो काम के प्रति जवाबदेही होती है ना, वो है ही नहीं। जीरो है यार इस देश में। यार आप ये बताओ, आप जब अपने यार दोस्तों से या किसी से भी मिलते होगे आम दुनिया में, तो उसको सरकारी जॉब क्यों करनी है? इसीलिए क्योंकि करनी है। हाँ आराम रहेगा। आराम प्राइवेट में यार कोई बहुत जवाबदेही घिसाई होती नहीं है यार, प्राइवेट में बहुत घिसाई होती है, आराम रहेगा। और आपको मैं बताऊं, अगर आप इनसे जवाबदेही लेना स्टार्ट कर दोगे, ये आपको खा जाएंगे। हाँ खा जाएंगे, ये सिस्टम आपको खा जाएगा। क्योंकि वो बाबू जो ऊपर बैठा है ना, वो भी नहीं काम करना चाहता। हाँ। आपको मैं एक उसको बात भी वहाँ बताऊं, जिमखाना क्लब में ही घूमना मैं है। अभी कल बैठा था, कल मैंने एक पॉडकास्ट किया है। हमारे एरिया की, जीके की, ग्रेटर कैलाश की एमएलए हैं शिखा राय जी, जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया था चुनाव में। तो मैंने उनसे बैठ के जरा समझा, बेरोजगार नेता को, हाँ बेरोजगार नेता को, हाँ। तो मैंने उनसे जरा समझा, तो शी एक्सप्लेन्ड टू मी वेरी विविडली कि बॉस आप कर क्या सकते हो यहाँ पे? आप फोन करोगे इंजीनियर को कि भाई ये पाइप ठीक करा दो यहाँ पर, इंजीनियर कहेगा मैडम हम तो जरा शादी में आए हुए हैं, 2 दिन की छुट्टी पे हैं। ठीक, अब पब्लिक आ गई, ठीक, आपने कॉन्ट्रैक्टर से कहा, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा करा रहे हैं मैडम, करा रहे हैं, क्या जानी दे दें? हाँ करा रहे हैं, आप तो पीछे ही पड़ गए हो। हाँ अच्छा, उसकी जवाबदेही है पीडब्ल्यूडी मंत्री को, एमएलए को नहीं है उसकी जवाबदेही। ठीक, वो मंत्री से कह देगा मैडम जी तो पीछे ही पड़ गई हमारे, ये तो सांस ही नहीं ले रही है, हम चाय और 2 रसगुल्ले खा रहे थे वो भी नहीं खाने दे रही है, क्या तरीका है? आप काम ही नहीं करा सकते लोगों से यार इस देश में। आप अगर काम कराने के लिए थोड़ा सा तेज बोल दो तो अच्छा, हमें सुना रहे हो, अच्छा अफसरशाही छाई हुई है। तो मतलब आप कहाँ अपना माथा दे मारो इस देश में। लोग ही गंदे हैं यार इस मामले में, मैं बता रहा हूँ साफ। हम लोग को सीखने की जरूरत है। पूरा सिस्टम है ना, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही वाला, एक दूसरे के साथ चलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसमें यह है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे जिम्मे ये काम है, मेरी मर्जी से होगा जब मैं चाहूँगा, अदरवाइज नहीं होगा, अपनी हस्ते से कराओ। ये बाहर मैं आपको ये कई बार, आपको तो नहीं बट मैं एक आध बार पहले ये बात बोल चुका हूँ, बट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे घर के बाहर क्या हुआ कि जो बिजली का तार आता है ना, जिससे आपके घर में बिजली आती, पूरा लटक गया नीचे तक। होते हैं सड़क के बिल्कुल यहाँ। तो अब मतलब डिजास्टर हो सकता था। जो जरा कट लगा उसमें, और कुछ मान लो कोई गाड़ी उसमें आकर टकरा गई और वो तार टूट गया, तो आप ये लगा लीजिए हाई वोल्टेज वायर वहाँ से जा रही है, वो किसी का भी, कोई भी मर भी सकता है उससे। अब क्या हुआ, वो कंप्लेंट की, वो लटकी हुई है तार, आ भी गए वो लोग, उन्होंने उसका ऐसा अरेंजमेंट किया है ना, मतलब वो अब ये लगा लो कि चलो बाहर से सही कर दिया, घर के अंदर वो तार ऐसे लटका गए कि घर में छोटे बच्चे जो है ना, वो उसमें अटक सकते हैं। अरे मैंने आप तो चलो आपने डेंजर समझा और किया। ओखला में अभी पानी भर गया, तारे वारे गिरी हुई, लोग वहीं स्विमिंग करने लग गए। लोगों ने कहा लोग, अब आप उनको क्या बुद्धि दोगे कि भाई ये खरा है? वो कहेंगे यार ये हमें मस्ती नहीं करने दे रहा, हम जहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं यहाँ कि हम मर सकते हैं बिजली से। ये आप नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? पिछले साल करीब 35-36 लोग मरे हैं। 50 लोग मरे, बताइए। 50 लोग मरे, इलेक्ट्रोक्यूट हो गए। हम लोगों ने केजरीवाल की ऐसी तैसी कर दी, फिर पता लगा कि लोगों को स्विमिंग पूल चाहिए भाई। लोग इतने खुश हैं, इतने मजे कर रहे हैं, हम गाड़ी यूं किनारे किनारे ले जा रहे हैं, ये चप ना जाए कहीं गाड़ी नीचे ही ना आ जाए, वो इतना खुश है स्विमिंग करके वहां पे। तो क्या करोगे आप लोगों का? ये लोग, हमारे देश के लोग कमाल है भाई, बिल्कुल कमाल है। और मेरे समझ आ गया, मैं सरकारी 1-2 MCD वगैरह में बात करता हूँ, कहते जी इनको डिस्टर्ब मत किया करो आप कभी, इनको राय मत दो, आप ज्यादा अकल देने जाओगे गड़बड़ में आ जाओगे आप। ये मस्त है अपना एक सुरूर में चलने, इनको चलने दो, इनको ज्यादा सिविक सेंस मत दिखाओ कि ये कर लो वो कर लो, कहेंगे ज्यादा हमें समझा रहे हो। वो देख लो ना, वो जो इनको फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं, उन फ्लैट्स के अंदर जैसे स्लम के अंदर एक गंदगी होती है ना, वो गंदगी इन्होंने फ्लैट्स के अंदर कर डाली है यार। मतलब कह रहे हैं हम तो जमीन पर बैठ के खाना बनाते हैं, यहाँ पे चौकरी लगानी हमें,
एक तो कुआं खोदना चाहता है वहां, कह रहा वहीं से निकाल के पानी पिएंगे, ऐसे क्यों आए कि टूटी से पानी आ रहा है, हमें तो कुएं से हमें मजा वहीं से आता निकाल करके, क्या करोगे उससे? एक बस बेस्ट है वो एक तबेला भी खोल ले वहां पे, भैंसी भी बांध ले, उसी में मस्त है वो। यू कांट स्टॉप दिस पीपल। तो ये हमारा देश जो है ना भाई, अब वही बात आती है कि इतना हम सिविलाइज्ड थे, इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, अब क्या करें जब ऐसे हो गए लोग। जब सैयारा पिक्चर देख के रो रहे हैं लोग हॉलों में, एक तो बेहोश हो गई, मैंने वो सीन देखा, वो बेहोश पड़ी है, लोग उसको उठा रहे हैं, उठ जाओ, क्या करोगे इसका? पर नहीं, मेरे को ये सैयारा की अगर बात उठी है तो मैं गया देखने, मैंने देखी। अच्छा, मैंने नहीं देखी, मैंने देखी फिल्म। अच्छा। और सैयारा में भाई देखो, पहले तो स्टोरी नाम की कोई चीज है नहीं। दूसरी बात, अगर एक बंदा है जो स्ट्रगल कर रहा है अभी सिंगर बनने के लिए बड़ा, वो बंदा रातों रात कैसे इतना बड़ा सिंगर बन गया, मेरे को ये समझ में नहीं आया। सुनील शेट्टी 5 साल में 500 करोड़ लेके धड़कन पिक्चर में लौटा था, याद है आपको कि नहीं? हाँ, मैं टूटी चप्पल में गया था और आज मेरे पास 500 करोड़ है। वो जो कौन था उसका, शिल्पा शेट्टी का बाप कौन मरा था उसमें, किरण कुमार है, क्या नाम है उसका? वो यूं देख के दंग हो जाता है कि भाई साहब 500 करोड़ कहाँ से ले आया है ये। नहीं, वो जैसे फिल्म थी ना, रॉकस्टार फिल्म थी, उसमें पूरा ट्रांजिशन दिखाया है कि कैसे ये बड़ा सिंगर बना। भाई ये मर ना जाए लोग, मुझे ये लग रहा है जो बेहोश हो रहे हैं अभी। ये इसके बारे में मैं जो बात करने वाला था वो यही था कि मतलब जनरली क्या होता है ना, एक टियर 1 सिटी के लोग जो करते हैं उसको फॉलो करते हैं टियर 2 टियर 3 के लोग, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टियर 2 के लोग कुछ कर रहे हैं और टियर 1 उसको फॉलो कर रहा है। मेरे को लगता है कि ये बहुत ब्रिलियंट PR स्ट्रेटेजी थी, जिसमें इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को बोला कि बेटा तुम जाओ और वहां पे ऐसे रोना शुरू कर दो, कुछ तो भी कर दो। 100% ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा लोग गए क्योंकि उस फिल्म में कहीं पे भी कुछ भी रोने लायक है ही नहीं, कुछ नहीं है रोने लायक। लोग ऐसे बावले हो ही नहीं सकते उसको देख के, ठीक है। तो अब उनको बोला गया कि तुम बेटा ऐसा जाके कर दो, उन्होंने कर दिया, उसका बवाल मच गया, वो पूरे सोशल मीडिया पे छा गया। और अब टियर 2 में जो ये हुआ, तो और इन्होंने जो इनकी ऑक्यूपेंसी थी ना, जो थिएटर्स की ऑक्यूपेंसी थी, वो टियर 1 सिटीज में नहीं थी। ये देख के आए बेटा, रोए भाई, तुम रोए कि नहीं रोए? ये तो बीच में से निकल के आया है शायद फिल्म के। 65-70% जो स्क्रीन्स है ना, वो टियर 2 टियर 3 सिटीज में है, मैक्सिमम वहीं पे गई हैं, ठीक है। तो वहीं से ही आपने लोगों इन्फ्लुएंसर्स को उठाया, उनसे ही आपने रीले बनवाई, वो बावला उन्होंने काम किया और वो एकदम हिट हो गई। अरे भाई ये तो कुछ अलग ही दिखा दिया, तेरे नाम वापस आ गई है। ये जो पिक्चर है ना, दिस इज जो लोग कह रहे हैं और बहुत सही बात है, दिस इज द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी। मतलब मिलेनियल्स हमारी एज के हो गए, वो कह रहे हैं कि भाई ये देखने के बाद पता लगा कि हम अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए हैं, अंग्रेज हमसे आजाद हुए हैं। कि अगर पीढ़ियां आनी है, छोड़ो भाई, ऐसे निब्बा निब्बी को छोड़ो, यहाँ से भागो। वो तेरे नाम आई थी, तेरे नाम के बाद मतलब मैंने देखा था वो क्रेज, पर लोगों ने ना बाल किए थे वैसे। यहाँ तो मरने के किनारे पहुंच गए लोग, तो कह रहे जीना ही नहीं है मुझे, CPR चाहिए इन्हें अब। तो हद ही हो गई है। और लोग क्या लिख रहे हैं, इनके लिए कुछ मत छोड़ो, पेड़ वेड़ सब काट के जाना, पानी वानी सब खत्म करके जाना, ग्लेशियर पिघला सब पिघला दो, इन सालों को कुछ मत देना, ये इस लायक है, ये सैयारा पे रो रहे हैं, इनको कुछ मत दे के जाना, पूरा तरह से पर्यावरण यूज करके जाओ। अब जैसे हम वो तेरे नाम की बात करते हैं, तो उस टाइम मेरे को तेरे नाम भी ऑनेस्टली अच्छी नहीं लगी। तेरे नाम मेरे को भी अच्छी नहीं लगी, बट वो उस टाइम पे बहुत लोगों को अच्छी लगी। बट क्या था उसमें, एटलीस्ट स्टोरी ऐसी है जिसपे बंदा रोए थोड़ा सा, कि भाई आदमी एकदम पागल हो चुका है, बट उसे वो देखता है जब अपनी उसको गर्लफ्रेंड को मर चुकी है, तो वो फिर से उसको छूट रहा होता है, बट वो फिर से पागल खाने वाली जो गाड़ी होती है उसमें बैठ के फिर से पागल खाने खुद चला जाता है। लास्ट जो उसका था इस तरीके का था। तो देखो जेन ज़ी पे है ये कमेंट्री, दिस इज अ कमेंट्री ऑन जेन ज़ी कि क्या चल रहा है। अब वो जितने है ना, आप लोग भी बात कर रहे हो हमारे जितने, वो कहते हैं भाई इनसे काम ही नहीं करवा सकते तुम, इनसे हल्का सा बोल दो काम तेजी से, ये कहते हैं दिस इज ऑफेंडिंग मी, मुझे चाहिए, मुझे आई नीड काउंसलिंग आफ्टर दिस। कंपनीज आर नॉट हायरिंग देम। अभी मैं ना एक वो पढ़ रहा था, एक बंदी है, उसने एक बुक लिखी है, मेन डोंट क्राई। उसने एक बुक लिखी है मेन डोंट क्राई, अच्छी बुक है, ठीक है। तो उसके बाद वो लड़की खुद आई और उसने कहा कि देखो ये जो मैंने बुक लिखी थी ना,
ये केवल मिलेनियल्स तक फिट थी। जेनजीज के मेन डूक रहे, वो लड़कियों से ज्यादा रोते हैं, बहुत रोते हैं भाई, वो क्या ही धड़धड़ा चल के रहा रोना है? स्टार्ट कर देते हैं। क्या ही एंड चल कहता है व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, मतलब उनको लग गया है मेन शुड क्राई, मेन शुड यू नो, मेन आर वल्नरेबल। हाँ। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी, आई वेयर माई वल्नरेबिलिटी। तो अब तो भाई अब बाहर चले जाओ, वो तो उनका कहना मेन कैन हैव पीरियड्स आल्सो, तो बाहर तो उन्होंने उसकी लीव तक मांगी हुई है वो कल्चर में, तो इसलिए वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ पर है तो। बट सैयारा से वापस आते हैं हम लोग जरा इस पे। सैयारा आना जरूरी था यार, इतना कुछ चल रहा है उसके ऊपर। बट जो बात आ रही थी ना कि काम करवाना लोगों से, जो मेन चीज़ है, आई थिंक चाहे दिल्ली सरकार की भी बात हो, इस समय जो दिल्ली सरकार चल रही है, चाहे हमारे अफसर हो, ATS हो, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, इट इज़ सो डिफिकल्ट टू गेट देम टू वर्क। एंड ये बात ना गवर्नेंस में जब आप कूदते हो तो आपको पता लगती है। जैसे दिल्ली जो सरकार है, इन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर डालेंगे, पानी ऐसे आएगा, ये आएगा। इन्होंने मिंटो ब्रिज तो ठीक कर दिया, वही तो चाहिए, मिंटो ब्रिज ठीक कर दो, मिंटो ब्रिज बनाई इसलिए जिसका फोटो सबसे ज्यादा खींचता है वो ठीक हो जाए बस। वहां पे बाकी चक्कर क्या है ना, वहां पे बस डूब जाती थी आधी पौनी बस की खिड़कियों तक पानी ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वो एक बस को हम जो खराब बस होती थी उसको उतारते थे वहां पे, और फिर फोटो खींची जाती थी, और फिर उसके बाद उसको वायरल कर दिया जाता था। हमेशा इसी तरीके से हुआ। ठीक है, अब इस बार मिंटो ब्रिज इन्होंने ठीक कर दिया। फिर इनके भाजपा का एक नेता था, विधायक था, वो पता नहीं कहाँ का था, उसने पिछले दिन वीडियो बना के कहा देखो इतनी बारिश हुई है, कहीं जल भराव नहीं। रविंदर नेगी अगर हिम्मत है तुम आप वालों में, एक वीडियो भेजो मुझे। अगले दिन वहां लड़के नहा रहे, उसी सड़क पे जहाँ पे सड़क पे खड़े होके उसने वीडियो बनाई, उसी सड़क पे पानी भर गया, वहां पे तैर रहे हैं लोग। मैंने कहा यार क्या ही चल रहा है। मैं बताऊं बहुत टफ है। दिल्ली का जो ड्रेनेज मास्टर प्लान है वो 1976 का है। ठीक है, पहले तो केजरीवाल ने 10 साल घुमाया, IIT खड़गपुर रिपोर्ट दे रही है, IIT कानपुर रिपोर्ट दे रही है, मैं वेनिस जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, उसने 10-12 साल पार कर दिया इसमें। अब ये लोग बैठते हैं जब, तो पता लगता है भाई साहब ये कैसे करें। 201 तो मेजर ड्रेन्स हैं, 201 ड्रेन्स है, मतलब नॉट मेजर, 201 3 बेसन है इनके। अब पता लगा भाई साहब कि जो ड्रेन, जो नालियां और ड्रेन है, उसी के ऊपर इलीगल सेटलमेंट्स है, मतलब बाहर निकलने ही नहीं देंगे हम। चौक होता है साला हो जाए। वो कौन सा इनका बारापुल्ला है, कौन सा है? नहीं, बारापुल्ला है। तीन बेसन कौन है इनकी जो है? एक तो है ट्रांस यमुना, एक जरा एक मिनट आप चेक करो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है बात। 3 कौन से हैं इनके जो मेजर ड्रेन बेसन हैं? बारापुल्ला कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार? बारापुल्ला हो सकता है, कुछ और कहते हैं उसको। नजफगढ़ बेसन है, ट्रांस यमुना है, तीसरा कौन सा जरा ये? नजफगढ़, ट्रांस यमुना, बारापुल्ला में ये बना ही बारापुल्ला था कि भाई पुल इसके जो है वो ड्रेन आउट करेगा। उसी के ऊपर जहां उसकी एग्जिट है, वहीं पे झुग्गी झोपड़ी बसा के लोग बैठे हैं। उसको किया बंद, कहा घुसो, मारते हो बैक मारो। कैसे लड़ोगे इन लोगों से? ठीक है, अब इनको अगर आपने हटा दिया, ये हो हल्ला करके जमीन पे लेट जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। और जब ये रोते हैं, मैंने देखा है इवन एजुकेटेड लोग कहते हैं ये शोषण चल रहा है। उस समय देखा नहीं जाता। ओखला में जब अभी हुआ था, मेरे यहाँ जितने लोग काम वाम करते हैं सब ने कहा सर है तो गलत, ये क्या बात होती है, ये क्या बात होती है। अब भाई वो कैसे क्लीन करे? बिल्कुल। अच्छा, वो डिपार्टमेंट है एक अलग। जितने ड्रेन्स वगैरह हैं, कोई पता लगता है DDA गवर्न कर रहा है, कोई पता लगता है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के नाम पे, कोई दिल्ली जल विभाग कर रहा है। कैसे मैनेज करो भाई इस पागलपन को? ये इररिपेयरेबल चीजें हैं, मैं सच बताऊं तो। बट देखो, गवर्नेंस में आप आए हो तो करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और लोगों का काम है पेलना, वो पेला भी जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल 100% जाएगा। वो तो है ही। क्या हुआ? आई थिंक अभी तो पौना घंटा हुआ है, नहीं 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है। कितना हुआ है? 12:47 हुए हैं। 1 घंटा हो गया। 10-15 मिनट और करते हैं, फिर निकलते हैं। 10 मिनट 12 मिनट और करते हैं। तो अब इसमें इन्होंने जितने आर्टिफिशियल स्टेप्स हैं ना, वो बहुत बढ़िया लिए हैं। इन्होंने इस बार क्या किया है, जैसे GK में एक सक्शन पंप लगा दिया है कि पानी तो भरेगा
पर आप लोग को जल्दी से इससे निकल आजाद जाएगा। निकल जाएगा जल्दी से, ठीक। फिर ड्रेन्स की डिसिल्टिंग करा दी। अब जब डिसिल्टिंग कराने ये घुसे तो इनको पता लगा भाई साहब आधी नालियां तो चौक पड़ी हुई हैं, ठीक, वो तो ठीक करा नहीं सकते ये लोग, इनके पिताजी भी नहीं ठीक करा सकते वो। आधी भाई साहब पूरा रिलोकेशन होने की जरूरत है। अच्छा, पूरा इंटायर 1800 तो इलीगल कॉलोनियां हैं। 1800 इलीगल कॉलोनी है दिल्ली में जो हो चुका है, ठीक है ना। ये ऐसे हिस्टोरिकल एरर्स है ना, नॉट जस्ट हिस्ट्री में बट टाउन प्लानिंग में, ये ठीक ही नहीं हो सकते। अब उन 1800 कॉलोनीज के लोगों को कहाँ रातों रात भेजो? बिल्कुल। बीच में अगर आपने गड्ढा खोद के पूरा दिल्ली अगर खोद दी ना, ऐसी चपाट पड़ेगी इन लोग को सबसे कि यार हमें तो तुमने जीने ही नहीं दे रहे हो। केजरीवाल तो जीने देता था कम से कम, तो क्या हुआ बीच बीच में हम खराब पानी पीते थे। तो ये कर ही नहीं सकते इसको टोटल ओवरहॉलिंग। तो फिर केजरीवाल को पेलने की क्या जरूरत थी? फिर तो केजरीवाल भी नहीं कर सकता। अब ये जानते हो कैसे होगा? ये बहुत धीरे धीरे इंक्रीमेंटल होगा। केजरीवाल तो मेड इट वर्स। केजरीवाल सेड कि भाई बसा लो और ड्रेन दिखे, नाली दिखा कर उस पर ढक्कन लगा दिया करो। पानी को बैक मारने दो, तुम लोग वहीं पे पीछे अपना टेक लगा के बैठ के पत्ते खेला करो। तो केजरीवाल की तो ये पॉलिसी थी। इसकी है कि भैया वहां टेक लगा के मत बैठना, नाली मत ब्लॉक करो भाई, हम आ रहे हैं नाली। बट अभी ये जो कुछ कॉलोनीज जो थी जो बिल्कुल इलीगल थी और बड़ा रोना भी मचा रहे थे, रवीश रोना भी मच रहा था उन पे। हाँ। तो वो तोड़ी गई हैं, वो हटाई गई हैं वहां से, राइट? उसका कुछ फायदा दिखता है आपको? थोड़ी सी तोड़ी गई, बैंड बज गया इनका। पब्लिक हाहाकार करते हुए सड़क पे आ गई, आतिशी आ गई, आतिशी अरेस्ट हो गई, आतिशी यूं लेट गई पब्लिक के बीच में, बिल्कुल यूं उसको उठा के ले गए लोग। अभी तो केजरीवाल ने एंटर किया है, केजरीवाल वेट कर रहा है सिचुएशन और थोड़ी खराब हो जाए, फिर तो वो भी रोने आएगा अभी। वो भी चूड़ियां ही हो सकता है तोड़ दे वहां पर। केजरीवाल अपना पंजाब में मस्त मजे ले रहा है। नहीं, मस्त ले रहा है ये केजरीवाल। अगर ऐसे चलता रहा दिल्ली में, अगर कुछ मैसिव ओवरहॉल चेंजेस नहीं हुए, जो कि बहुत मुश्किल है होने, बिकॉज मेरे को स्ट्रक्चर ही गंदा है। या तो इस पे स्ट्रीमलाइनिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डिनेंसेस बिल्स आए कि अकाउंटेबिलिटी एक तरफ करी जाए। चक्कर क्या है अभी, आप लोग सरप्राइज होगे, एमएलए कह रहा है यार यहाँ इलीगल सेटलमेंट हो रही है, ये पान की दुकान खोल के बैठा है। एमएलए से हम पूछ रहे हैं भाई आप करो कुछ इसका, कहती कैसे कर लें, ये तो एमसीडी कमिश्नर का काम है। तो मैंने कहा एमसीडी में भी तो आपकी कर यार, वो कहने के लिए आपकी होती है। एमसीडी कमिश्नर फोन उठाता है सिर्फ एलजी का। हाँ, अब कहाँ कौन किसको पकड़े, कोई मंत्री को सेक्रेटेरिएट में पकड़े, ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता चाहे आप एक पार्टी से हो। ये हम लोग एज सिटीजन सुनते हैं कि अरे ये भी बीजेपी की है, ये भी बीजेपी की है, ये भी बीजेपी की है। यू हैव टू फिक्स वन डिपार्टमेंट, वन प्लेस। ये नहीं कि ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, ये डीडीए है, इसकी रिपोर्टिंग एलजी को है, पुलिस जो है वो सेंटर की, पुलिस नहीं सुनती आपकी। सही बात है, पुलिस होम मिनिस्ट्री की। एमएलए फोन अगर कर दे एसएचओ को, तो एसएचओ कहेगा बोलिए क्या काम है, वो कहेगी अरे भाई प्लीज आ जाओ जरा देख लो यहाँ। मैडम आप परेशान बहुत करती हैं रात को दिन को ये सब। अब मैडम की या सर की कोई औकात ही नहीं उसको कुछ कहने की, वो आंसरेबल है होम मिनिस्ट्री। तो फिर आप ये बताइए ना, ये तो एमएलए हो गया या फिर जो एमपी हो गया, हाँ। ये तो सिर्फ पोजीशंस घेर रहे हैं, इसका कोई ये इनके पास पावर नहीं है एक तरीके से। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे इस गवर्नमेंट ने नहीं किया जितना करना था, और ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्या है, एब्सोल्यूट मिस है 11 साल बाद। अभी ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की अभी बात चली, जो पिछला हमने डिस्कस किया, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर ही तो इवेंचुअली आपकी एक कोर्ट कह रही है कि इनको फांसी दे दो, दूसरी कोर्ट कह रही है नहीं इनको रिहा कर दो। साला इतना नहीं देखो, अब आपने जुडिशरी की जब बात उठा दी है तो अब ये भी हम लोग हल्का सा जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो जस्टिस यशवंत वर्मा का कांड हुआ है, जिसके कारण हमारे धनखड़ जी भी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल और मिड लाइफ नहीं लेट लाइफ क्राइसिस में आ गए हैं। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ वैसे ये जस्टिस यशवंत वर्मा वाला जो पूरा हुआ। एंड धनखड़ जी का आपको क्या कहना है वैसे, तो ये बताओ आप लोग। मेरे को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना, पता ही नहीं चल रहा क्या हो क्या रहा है। और एक स्पेशल अवार्ड है उस ट्वीट के लिए, जो मोदी जी का ट्वीट है ना, वो ऐसा गजब का ठंडाई है, ठंडाई वेल सर्व्ड है वो बिल्कुल। आज की डेट में पता नहीं क्या लोग लगे हुए हैं कि भाई ही वाज बैकस्टैबिंग, कुछ ऐसी थ्योरीज आने लग गई हैं। हाँ, बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। वो बीजेपी ने उस तरीके से अपने आईटी सेल वालों को कर दिया कि बेटा तुम धनखड़ जी को थोड़ा इधर से करो। एक पर उन्होंने गलती करी, मैं बताऊं, एक गलती जो वो अवॉइड कर सकते थे वाज दिस इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। इसमें जो इन्होंने ऑपोजिशन का 63 एमएलएस का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, वो थोड़ा सा गलत था।
मतलब ये कौन है, जसवंत वर्मा को काफी, जसवंत वर्मा था या यादव था, नहीं कौन था, किसकी कौन बात सा कर रहे हो? जस्टिस था, एक जस्टिस था जिसके जो काफी नेशनलिस्ट जस्टिस हैं और उनके विचार उसी तरीके के, उनके इम्पीचमेंट की बात चल रही थी वो ऑपोजिशन तो अलग है, वो तो अलग है, वो तो मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस यशवंत वर्मा, जिसके अगर कैश पाया गया, उसको सेंटर ने मूड बना लिया कि लोकसभा में आएगा Impeach इसके करना है। इम्पीच का मोशन। अचानक से ऑपोजिशन 63 एमएलए का देती है और वो क्रेडिट लेना चाहती है कि हमने इम्पीचमेंट मोशन किया एंड ही एक्सेप्ट्स दैट। दैट डिड नॉट गो वेल, बट ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन कि बिल्कुल एक मिनट में ऐसे नमस्ते हो जाए यार उनको। ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी हर एक चीज आपके साथ इंक्लाइन करे, कुछ इधर भी होगा कुछ उधर भी होगा, ठीक है। बट ये जो चीज है ये गई नहीं ठीक। फिर ये केजरीवाल से भी मिले, है ना, वहां से लोगों को लगा ही इज आस्किंग केजरीवाल कि आप राज्यसभा क्यों नहीं आते हो। तो केजरीवाल को भी एक आइडिया कहा जाता है कि मिला कि भाई ये तो पावर ब्रोकर हो गए हैं ऑपोजिशन के, केजरीवाल से कह रहे हैं आप राज्यसभा क्यों नहीं आते हो। फिर जयराम रमेश से बात कर रहे हैं, जबकि अभी तक यही सब कांग्रेसी कह रहे थे यार ये तो संघी हैं, ये तो आरएसएस के स्टूज हैं, ये तो हमें बोलने नहीं देते हैं। अब ये कह रहे हैं इनके साथ बड़ा बुरा हुआ यार, ये तो अत्याचार हो गया है ना, किसान के बेटे के साथ अत्याचार। अभी कल परसों ही 2-4 दिन पहले ही आरफा खानम शेरवानी ने एक वीडियो भी बनाई थी इनके ऊपर कि मतलब द टेल ऑफ 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, अच्छा। हामिद अंसारी अरे ये तो लेजेंडरी एंड धनखड़ जी। हामिद अंसारी के बारे में तो आप बात करो जरा, बेस्ट रहेगा। आपने इस पे मेरे ख्याल है वीडियोस भी बनाए हुए हैं। हाँ, हामिद अंसारी एक कैसे जेम वाइस प्रेसिडेंट थे, जरा इस पे कृपया प्रकाश डालें हमें। क्या ही बोले उनके बारे में, छोड़िए क्यों मूड खराब करें। नहीं नहीं अरे आप बताओ, लोगों को बता पता चलना दीजिए जरा, जब हम लोग हिस्ट्री सही सेट कर रहे हैं, मैं तो रीसेंट हिस्ट्री ज्यादा चाहता हूँ, हामिद अंसारी का भी हिस्ट्री जरा खुलनी जरूरी है। तो हामिद अंसारी भाई साहब वो लेजेंडरी वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ना हमारे जो रॉ एजेंट्स थे, हाँ, उनकी फाइलें दे दी पाकिस्तान को, ईरान को, कि ये देखो ईरान में ना हमारे रॉ के ये लोग हैं, देख लो आपको क्या करना। एक एक रॉ एजेंट वहां पे या तो पकड़ा गया या मारा गया। हामिद अंसारी उस लेवल के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और फिर अगले दिन कह देते हैं कि नहीं भाई देखो मुसलमान के साथ बहुत बुरा हो रहा है, डरा हुआ है बहुत मुसलमान। क्यों डरा हुआ है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, पर डरा हुआ है। तो उस लेवल के हामिद अंसारी के कांड हैं। नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है ना, ये भी बड़ी एक वैसी है। दिस इज ये ही वाज एन आईएएस राइट, हामिद अंसारी ही वाज अ डिप्लोमेट। हाँ, आईएफएस थे ना। तो उस व्यक्ति को आपने उपराष्ट्रपति के पद पे आपने बिठा दिया है। और उसका लॉजिक और उसका जो मतलब ही वाज एन इस्लामिस्ट टोटल। तो वो सारी जो चीजें हैं ना, वो सिर्फ जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी आपकी, जो कांग्रेस अपीजमेंट की तरफ हर एक्शन में वो अपीजमेंट देख लेती थी कि हमें किस कौम को किन लोगों को अपीज करना है। वही बात लाओ, उसके बाद ये रोने लग जाते हैं, फिर वो कन्विक्ट हो जाते हैं। आपके आंसू कहाँ गए? टेररिस्ट के लिए। तो वो जो पद था उपराष्ट्रपति का, उसके ऊपर हामिद अंसारी को बिठाना भी मुझे तो अपीजमेंट ही लगता है, अदरवाइज नहीं। एंड इस पे मतलब ये एक ऐसे अनग्रेटफुल लोग हैं ना, हामिद अंसारी जैसे, इनको साला राष्ट्रपति छोड़ो, तुम इनको कुछ भी बना दो, ये रोते ही रहेंगे कि हम डरे हुए हैं, मजलूम हैं, हम ये हैं। इवन यू रिमेम्बर दैट मोहम्मद अजहरुद्दीन, अरे भाई आपने उसको उसमें पकड़ लिया है भाई, जो फिक्स करते हुए मैच, वो कह रहा है कि मैं तो भाई मुसलमान हूँ ना, मुसलमान हूँ, इस वजह से मेरे साथ इतने लंबे टाइम तक कप्तान रहा, 10 साल तक रहा है कप्तान, और तू कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। भाई ये बहुत इजी कार्ड है, बहुत ही इजी एक कार्ड है। विमेन कार्ड, मुस्लिम कार्ड बहुत इजी है भाई, बहुत ज्यादा इजी है ये तो। मतलब अब वही बात है ना, ये डज बीजेपी हैव द गट्स टू कन्फ्रंट दिस। दिल्ली में भी अगर हम बात करें, जो इलीगल सेटलमेंट्स है, अगर इलीगल सेटलमेंट्स नहीं हटाई जाती हैं, जो कि ये डर गए एक ड्राइव हल्की सी करके, तो ना आपका ड्रेनेज सिस्टम क्लियर हो सकता है, ना सिविक सेंस आ सकती है, ना रोड्स की ब्रॉडन हो सकती है, ना सिक्योरिटी आपकी ठीक हो सकती है। तो अब क्वेश्चन वही है, 11 साल बाद हिस्ट्री आपने ठीक कर ली, क्या इनके सेटलमेंट्स और इसको भी आप करेक्ट कर सकते हो? इसमें आप क्या इलीगल सेटलमेंट्स के लिए वही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है कि भाई आप इनको
पक्की बिल्डिंग बना के दे दो और उनको कहो कि भाई यहाँ से छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ और फिर उसको ये किया तब भी जाए। बवाल मचाएंगे, बिकॉज जब आप डेमोलिशन पे निकलोगे तो इन्होंने बवाल मचाना ही मचाना है। आपको अब इतना आयरन विल्ड होना है कि देखो इस सरकार ने ना, एक तो फार्म प्रोटेस्ट जब हुए और एक जो शाहीन बाग हुआ, उससे हौसले बुलंद हो गए प्रोटेस्टर्स के हाँ कि ये यार फिसड्डी हैं इस मामले में, ये इनको हम लोग गिरा ले जाएंगे, ये मान जाएंगे बात। तो अगर आप ये मैसेज देते जा रहे हो तो भैया कुछ नहीं होगा आपका, बिकॉज चक्कर क्या है, आपके जो सीएम है वो पॉलिटिकल फिगर हेड्स है ही नहीं। अब रेखा गुप्ता जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इज नॉट अ मास लीडर। आप मास लीडर बनाना ही नहीं चाहते हो, चाहे राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश। मैं तो हमेशा कहता हूँ बीजेपी ऑफिस में 95%, मैं तो पहले 90 बोलता था, 95% से कहो गुजरात सीएम, राजस्थान सीएम, मध्य प्रदेश सीएम जरा बता दो। तीनों बिना फोन देखे ना करे बता नहीं पाएंगे तीनों। सही बात है। आपने पावर हाउसेस बनाए यूपी में, असम में, वो वहां है एक्शन। देखो ना असम में हिमंत बिस्वा शर्मा में करो तुम इलीगल सेटलमेंट सब इतनी, ही इज आउट टू सेंड अ मैसेज। और उसका जो मैसेज है ना वो जनता तक पहुंचता है कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा ये कर रहा है। भाई चंडीगढ़ जितना एरिया जो है ना असम के अंदर, चंडीगढ़ जितना एक बड़ा एरिया ही हैज क्लियर्ड विद इलीगल सेटलमेंट। एग्जैक्टली। अब इसमें कल की न्यूज है, यूपी इज द क्लीनेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये स्वच्छ भारत सर्वेक्षण का आया है। अच्छा। यूपी हैज बिकम द सेकंड क्लीनेस्ट सिटी स्टेट ऑफ द नेशन। वैसे मतलब आई डाउट दिस के मतलब यूपी कितना क्लीन है, बट हाँ उन्होंने किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेरे ख्याल से और रिपोर्ट्स आएंगी थोड़ी पीआर में, यूपी इज द क्लीनेस्ट, सेफेस्ट, ये सब आएगा। बिकॉज अब ये जो क्राइसिस है, इसी से हम लोग एंड करते, जरा इस पे आप लोग का भी एक बार ओपिनियन। और ये जो आया है कि वीपी हट गए, अब अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। हाँ, योगी जी की थ्योरी आ रही है। बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा सबसे बड़ा? बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है, इस पे जो ये लोग बना नहीं रहे हैं ना, दैट इज गिविंग अ मौका टू एवरीवन टू स्पेक्युलेट। आपका क्या है इस पे? पहले होने क्या जा रहा है? यार देखो, ये योगी वाला जो एंगल है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा बीजेपी के लिए। कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप योगी जैसे फेस को निकाल के सेंटर में ले आओ, डिफेंस मिनिस्टर और क्या जो भी बोला जा रहा है, बात। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई डोंट थिंक योगी आदित्यनाथ विल एग्री टू दैट पॉइंट। दूसरी चीज़, अगर आप ज़बरदस्ती कुछ करते भी हो तो आपके लिए पूरे रीजन में, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, इवन मध्य प्रदेश के अंदर ये डिजास्टर साबित होगा, क्योंकि योगी जैसे फेस के बिना आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। तो यू आर क्लियर, ये नहीं होगा या ये हो जाएगा? ये नहीं होगा। बीजेपी बहुत बड़ी बेवकूफ होगी अगर ऐसा कर देगी। इतनी बेवकूफ बीजेपी है नहीं। मेरे को बहुत ही वाहियात थ्योरी लगी है जब मैंने सबसे पहली बार ये थ्योरी सुनी। मैंने ये कहा कि देखो भाई, जो आदमी उसको खुद को पता है कि मैं पीएम बन सकता हूँ, वो डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों लोग, होम मिनिस्ट्री भी नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों लोग? वो तो नहीं लेगा और है भी वाहियात। बट व्हाट इफ, भाई सबके एम्बिशन है, व्हाट इफ दे थिंक दिस इज द राइट टाइम, 2 साल है इलेक्शन में, एक बाजी खेल जाते हैं, ये वाहियात लगेगी लोगों को, बाद में जनता आ जाएगी, इस समय इसको दाब दो। ये होने की चांसेस लगती हैं आपको? नहीं, मेरे को नहीं लगती, क्योंकि भाजपा इतनी बेवकूफ नहीं है। वो ये कर सकती है कि मतलब योगी जी जीत जाएं, थोड़े बहुत सीटें कम हो जाएं, उनका उतनी बड़ी साख ना हो, पर ये नहीं कर सकती कि यूपी से निकाल के वहां पे कर दे। क्योंकि अगर योगी जी ने एक आधी स्टेटमेंट भी दे दी ना इधर उधर, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और ये इनको पता है। और सीधा सीधा जो सारा फायदा है समाजवादी ले जाएंगे। और अगर इसको इन्होंने घुमा दिया कि योगी जी ने इतना शानदार काम किया है कि देश को राष्ट्रीय स्तर पे योगी जी की इन क्षमताओं की आवश्यकता है डिफेंस के मामले में, अगर ऐसे घुमाया गया इसको, नहीं, क्या होता है ना, जब इतने बड़े स्टैचर, जैसे अब नरेंद्र मोदी थे ना, वो गुजरात से निकल के सीधे प्राइम मिनिस्टर बने थे, और डिफेंस मिनिस्टर बनाते उन्हें तो बात नहीं बनती। पता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये हिस्ट्री कैसे रिपीट और राइम करती है कुछ मामलों में। तो नरेंद्र मोदी जी जीतते जा रहे थे गुजरात, तो बीच में एक रूमर आई थी कि अगर अडवाणी जीत गए 2009, तो अडवाणी जी मोदी जी को गुजरात से उठा के अपना डिफेंस मिनिस्टर या कुछ बना देंगे। वो तो जीते ही नहीं, इसलिए कहानी खत्म हो गई। बट ये वाली जो चीज रही है ना, कि अगर कोई एक स्टेट में बहुत स्ट्रांग होता जा रहा हो और एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे उमा भारती अनदर एग्जांपल। उससे बड़ा एग्जांपल क्या है आपकी लड़ाई? उमा भारती मतलब शी बिकेम द कल्ट इन मध्य प्रदेश। उसके बाद आप, और उस तरीके के स्पीचेस भी होते थे। उसके बाद जब सेंटर में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात होती है तो लड़ाई होती है। उमा भारती
अडवाणी और अटल जी वो की, तो देखा था। वो तो सबने पूरी मीडिया के सामने वो ऐसे करके चली जाते हैं, मैं नहीं रुक रही यहाँ पे। बट अगला प्रेसिडेंट कौन, ये बताओ आप, बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट कौन? मेरे ख्याल से इन्हें अभी बीजेपी को भी नहीं पता होगा। नहीं पता तो नहीं होगा आपको सुनने में क्या आ रहा है? मेरे गलियारों सुनने से? में कोई नहीं आ रहा, पर मेरे को जो लास्ट सुनने में आया था वो यही आया था कि ये वापस से पुराने किसी प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, जैसे राजनाथ जी या फिर नितिन गडकरी, पर नितिन गडकरी पे नहीं जाके राजनाथ जी पे जाएंगे। तो नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है? पता नहीं, कई बार शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आया है। मैं जो सुन रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान पे आरएसएस बहुत जोर दे रहा है, एंड एक्चुअली तो उनकी कमाल की क्रेडिबिलिटी है भाई साहब, विनर। एक्चुअली तो बुरा हुआ उनके साथ जो उनको मध्य प्रदेश से हटाया गया, बट जो मैं सुन रहा हूँ द करंट गार्ड डजंट वांट कि भाई शिवराज सिंह चौहान रिमाइंड्स देम ऑफ द वाजपेयी एरा, और साथ वाले हो जाते हैं फिर, तो उनको लगता है भाई वो ना आए। साथ में इनके भी अपने अपने फेवरेट्स हैं, अपने मोदी जी के भी और अमित शाह जी के भी अपने फेवरेट्स हैं। मोदी जी सुना खट्टर जी को चाह रहे हैं। हाँ, तो उनको हरियाणा से निकाला भी तो इसलिए ना कि आपको कर लेंगे उस तरीके से। अमित शाह जी किसी और को चाह रहे हैं, वो बंसल जी को चाह रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि वो बने। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। अब कौन बनता है ऐसे में, बिकॉज आरएसएस अपना चाहेगा, मोदी जी अमित शाह जी अपना चाहेंगे, फ्यूचर पे भी एक नज़र है। तो देर आर ऑल्सो, बिकॉज अब फ्यूचर भी है इंटरेस्टिंग, राइट? बिकॉज यस, मोदी जी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग 29 में क्या होता है। वी आर लुकिंग एट वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स देन। बाकी एक लास्ट में फाइनल कमेंट्स होने चाहिए पंत के ऊपर। भाई देखो, वो तो बनता है ऋषभ पंत के ऊपर। मतलब इंजर्ड फुट के साथ, फ्रैक्चर्ड फुट के साथ भाई साहब खेले हैं और एक अच्छी पोजीशन में लेके गए हैं। तो 4 शब्द उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मुझे वैसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ऋषभ पंत हमेशा से। मुझे एक कैरेक्टर लगा जब आईपीएल में नहीं भी चल रहा था और दिखाया जा रहा था इसके ऊपर गरियाया जा रहा है, ये है, इतने करोड़ रुपए लेके आ गया, बट इसने जो 2 सेंचुरियां मारी अभी, एंड जिस फ्लेयर से ये खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट को, भाई टेस्ट क्रिकेट को स्पेशली, अनबिलीवेबल है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। ये थोड़ा रेकलेस लग सकता है कभी कभार, बट आई लाइक द कैरेक्टर यार। बट देन पंत कैरेक्टर ही है ना, रेकलेस लगेगा ही है। तो आप अगर सहवाग को कहते बस वही सहवाग वाली चीज है। सहवाग को कहते तो वो 300 250 गेंदों में उसने 280 मारे हुए हैं भाई। ट्रिपल सेंचुरीज नहीं मारता फिर वो। अगर आप उसको कहते कि भाई तू फुटवर्क दिखा, तू ऐसे खेल, तू वैसे खेल, तू स्टेबल होके खेल, तो वो 300 रन नहीं मारता। लेट पंत बी पंत, वही चीज। और ये जो हुआ, मतलब वो कुंबले का याद आ गया। मतलब वो कुंबले इसीलिए इतना ज्यादा वायरल हो गया जो ब्रोकन जॉ से खेले थे। रूल्ड आउट फॉर 6 वीक्स ना, क्या हुआ है? रूल्ड आउट फॉर 6 वीक्स। वो परसों ही हो गया था। स्टिल ही प्लेड यस्टरडे, और मेरे को लगता है कि सेकंड इनिंग में खेल ही जाएगा। तो you never know with पंत। हाँ, पंत इज अ कैरेक्टर, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। कैरेक्टर्स की यार बहुत कमी हो गई है क्रिकेट में। मुझे तो लगता है अब आने चाहिए। जो हम लोग जब बड़े हुए बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते थे तब, है ना? तब ये सब मैग्रा, ली, ये सब देवर, शेन वॉन, गिलिस्पी। शेन वॉन वाज अ कैरेक्टर भाई। शेन वॉन, आई मीन व्हाट अ कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर्स अब मिसिंग लगते हैं। तो इफ देयर इज वन कैरेक्टर, भाई सेलिब्रेट हिम। एग्जैक्टली। तो भाई साहब, ऑन दैट नोट वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट, और अगली बार फिर से मिलते हैं, प्रोबेबली अगले महीने। हाँ, जल्दी मिलते हैं, देखते हैं। जब भी प्लान आउट होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा उसके बारे में। और आप स्वस्थ रहिए और हम भी स्वस्थ रहें इसी के साथ, और दिल्ली भी स्वस्थ रहे इसी के साथ इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। राम राम।